गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को एक बार समझ के पढ़ लिया जाए तो दिमाग से भूलता नहीं है। बस बात ये होती है कि उसको हमने कैसे पढ़ा है। हमने उससे बोर होके पढ़ा है, हमने उसको समझ के पढ़ा है, हमने उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ा है, हमने उसको कहानी से जोड़ के समझ के पढ़ा है। जैसे आप रामायण की कहानी याद हो गई होगी आपको उसमें इंटरेस्ट था, पूरी कहानी आपको जानना था। रामायण में आपसे कुछ भी पूछा जाए आप आंसर बता लोगे, जबकि पूरी रामायण, इतनी मोटी रामायण आपने कभी नहीं पढ़ी है, फिर भी आप आंसर दे लेते हो। क्यों? क्योंकि उसकी कहानी में इंटरेस्ट था। हमेशा आपको टीवी में उस कहानी को जोड़ जोड़ के दिखाया गया, आपका इंटरेस्ट जगाया गया उसमें, तभी आपको वो याद हो गया है। तो आज हम आपको पूरा सल्तनत काल में कितने वंश हुए और उनमें किस किस राजा ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, मुख्यतः क्या काम हुए, उन सब को एक कहानी के माध्यम से जोड़ के आपको समझाने चल रहे हैं। एक बार दिमाग एकाग्र करके समझ लीजिए। सल्तनत काल से कोई भी क्वेश्चन आएगा गड़बड़ नहीं होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, आगे आपके सारे एग्जाम में ये बहुत काम आने वाला है। शुरू करते हैं। तो अगर सल्तनत काल की हम बात करें तो उसमें 5 वंश आते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अब इसमें अगर बात करें तो ये जो सैयद वंश है इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। ये सैयद वंश का कोई विशेष महत्व नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो लगेगा, उसमें सबसे ज़्यादा जो पढ़ना है आपको, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं इन दोनों वंशों से बनते हैं। और गुलाम वंश में इल्तुतमिश से क्वेश्चन बनता है। लोधी वंश में तीनों लोधी वंश के जो शासक मुख्यतः रहे उनसे क्वेश्चन बनता है। तो आज मोटे मोटे फैक्ट देखेंगे, इन्होंने क्या क्या काम किया और इनको समझने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश करना है आपको, पूरी कहानी को दिमाग बैठा के समझना है। समझ गए तो आप किताब से भी पढ़ लोगे तब भी आपको दिमाग में याद हो जाएगा। 10 साल बाद भी पढ़ोगे तब भी एक बार रिवीजन करोगे याद हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी है कि आपको समझना होगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें अगर गुलाम वंश, शुरुआत गुलाम वंश से होती है। गुलाम वंश का जो समय था 1206 से 1290 तक था। तो कितने साल रहा होगा ये? 1206 से 1290, 84 साल। 84 साल तक गुलाम वंश ने शासन किया और इसका पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इस वंश का पहला शासक था। 1206 से 1210 तक 4 साल। सुनिएगा थोड़ी सी कहानी इसके पीछे। बात ये थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ये जो था, ये था सेनापति था। किसका सेनापति था? आप मोहम्मद गोरी का नाम सुने होंगे। मोहम्मद गोरी अफ़गान में था, वहाँ से आया था यहाँ पर। अफ़गानिस्तान में गजनी वंश की स्थापना की थी ये। तो वहाँ पर एक आदमी था गजनवी, याद होगा आपको। उसी गजनी के पास में एक छोटा सा पहाड़ी प्रदेश था गोर। गोर का ये शासक था, गौरी अपने आप को बोलता था। तो मोहम्मद गोरी जब वहाँ से यहाँ आया, अफ़गान था, ध्यान दीजिएगा, अफ़गानिस्तान से आया था और इसने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। अब इसकी कहानी हम नहीं पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है सल्तनत काल। तो सबसे पहले तो जानेंगे ये आएगा कैसे। तो ये आया तो यहाँ पर जब भारत पे आक्रमण किया तो तराई के मैदान में, हरियाणा में है तराई, तराई के प्रथम युद्ध में, तराई के मैदान में पहली लड़ाई होती है 1191 में। 1191 में तराई के युद्ध में इसकी लड़ाई होती है पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान से ये लड़ता है और हार जाता है, तो वापस लौट जाता है। फिर 1 साल बाद पुनः 1192 में फिर से आता है और अब की बार ये पृथ्वीराज से लड़ाई करता है तो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और इस बार यह दिल्ली तक अपने शासन को पहुंचा लेता है। दिल्ली में तोड़फोड़ करता है, लूटमार करता है। इसी समय से पता चला कि जहां से गौर से आया हुआ है वहां पर कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया है। तो यह वहां के साम्राज्य को बचाने के लिए वापस लौटा। तो इधर का जो क्षेत्र ये दिल्ली को जीत चुका था, इधर का क्षेत्र ये दे गया था। इसके पास मुख्यतः 3 सेनापति थे। एक का नाम था ताजुद्दीन एल्दौज, एक का नाम था नासरुद्दीन कुवाचा, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। 3 सेनापति थे, ध्यान रखिएगा। और ये आया था अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान के जस्ट बाद पड़ता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के जस्ट बाद पड़ता है भारत। ध्यान दीजिएगा, मैप में अगर जाएंगे तो अफ़गानिस्तान के जस्ट बाद, जैसे ये भारत हुआ, इसके जस्ट पीछे यहाँ बगल में पाकिस्तान है, इसके जस्ट बगल में अफ़गानिस्तान है। तो इधर पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत। तो ये भारत आया था। तो इसके पास मुख्यतः 3 सेनापति थे। नाम क्या था? एक का ताजुद्दीन एल्दौज, दूसरे का था नासरुद्दीन कुवाचा, तीसरे का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हुआ क्या कि जब ये वापस लौटा, क्योंकि इसे पता चला गौर में विद्रोह हो गया है, तो ये उस विद्रोह को दबाने के लिए वापस लौटा अफगानिस्तान। जब ये वापस लौटा तो इसने क्या किया कि इधर का क्षेत्र, भारत का जो शासन ये जीत चुका था, भारत में जो इसने जीता था
तराई के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर, चंदावत के युद्ध में जयचंद को हराकर जो क्षेत्र जीता था उसको दे दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। लो यहाँ पर तुम शासन करते रहो, मैं लौट के आता हूँ। और जो सिंध, अब इधर वापस आएंगे तो पाकिस्तान के क्षेत्र में सिंध प्रांत पड़ेगा, तो सिंध प्रांत का जो शासन जो वहाँ पर जीता था इसने, उसने दे दिया नासिरुद्दीन कुबाचा को। लो यहाँ तुम शासन करते रहो, मैं लौट के आता हूँ। और अफगानिस्तान क्षेत्र में ये गया और वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र को ये दिया था ताजुद्दीन एल्दौज को। तो क्लियर हो रहा होगा, इधर दिया भारत में दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को, सिंध में दिया नासिरुद्दीन कुबाचा को, और अफगानिस्तान के क्षेत्र में दे दिया ताजुद्दीन एल्दौज को। इस तरह से अपना शासन बांट के चला गया, लेकिन बेचारा लौट के नहीं आया। अब क्या हुआ कि जब यहाँ पर ये गया, वापस लौट के चला गया, तो यहाँ पर ऐबक, हम भारत की बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नए वंश की स्थापना कर ली। जब उसे पता चला कि वो मर गया है तो 1206 में एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम रखता है, क्योंकि ये गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए अपना ये नए वंश की स्थापना करता है गुलाम वंश। और उसमें इसे 1206 में अपने आप को शासक घोषित करता है और एक वंश बनाता है कुतुबी वंश। तो कुतुबी वंश के तहत कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर शासन करना शुरू करता है। आइए ऐबक के बारे में कुछ पढ़ते हैं। अभी तक की जितनी कहानी बताया केवल समझने के लिए बताया, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन अब यहाँ से आएंगे जहाँ से पढ़ने चल रहे हैं। तो अगर बात करें कुतुबी वंश या फिर गुलाम वंश की, तो इसको बोलेंगे इस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। और इसकी दानशीलता, मतलब बहुत दान करता था ये, तो इसकी दानशीलता के कारण इसे लाख वक्स कहा जाता था, ये भी जानते रहिएगा। और ये कुरान बहुत सुरीली आवाज़ में पढ़ता था, मतलब कुरान जानते हो आप, धार्मिक ग्रंथ है मुस्लिमों की, तो यह बहुत सुरीली आवाज़ में कुरान गाता था, इसलिए इसे कुरान खान भी कहा जाता था। जानते रहेंगे इसको भी, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन। ऐबक का जो अर्थ होता है वो होता है चंद्रमा का देवता। तो चंद्रमा का देवता होता है ऐबक का अर्थ, जो इसका नाम था ऐबक, उसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। और यह न्यायपूर्ण राजा भी कहा जाता है। यह न्यायपूर्ण राजा मतलब कि न्याय करता था, तो न्याय बहुत अच्छे से करता था, इसलिए इसे न्यायपूर्ण राजा भी कहा जाता है। इसने अब ये चाहता था जो ताजुद्दीन एल्दौज से शासन, मतलब ताजुद्दीन एल्दौज जो अफ़गानिस्तान में शासन कर रहा है, वहाँ से आक्रमण, ताजुद्दीन एल्दौज इसके ऊपर आक्रमण ना करे, तो इसने क्या किया कि अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और अपनी बहन की शादी इसने नासिरुद्दीन कुबाचा से कर दिया, जो कि सिंध प्रांत में शासन कर रहा था। अगर रिश्तेदारों लोग बन जाएंगे, सिंपल सी बात है, आक्रमण नहीं करेंगे। याद होगा आपको, ताजुद्दीन एल्दौज, नासिरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तीनों ही मोहम्मद घोरी के सेनापति थे। मोहम्मद घोरी ने इन तीनों को अपना अपना एक क्षेत्र दिया था। लेकिन जब मोहम्मद घोरी की मृत्यु हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को भारत में शासक बनाता है, तो वो चाहता था कि नासिरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन एल्दौज भारत पर आक्रमण ना करें। इसके लिए उसके पास एक ही रास्ता था कि वो उनको रिश्तेदार बनाए, इसलिए उसने ताजुद्दीन एल्दौज की पुत्री से विवाह कर लिया उसने, और अपनी बहन की शादी नासिरुद्दीन कुबाचा से कर दिया। तो क्या हो गया? राज्य सुरक्षित हो गया, क्योंकि वो अब रिश्तेदार हो गया है, तो सिंपल सी बात है, वो लोग आक्रमण इसके ऊपर नहीं करेंगे। अभी हम बात कुतुबुद्दीन ऐबक की कर रहे हैं, कहानी समझिएगा। ऐबक ने क्या किया, जब भारत में शासन करने लगा तो उसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। कहाँ बनवाई है? दिल्ली में बनवाई। इसने दिल्ली में ही कुतुब मीनार बनवाया, शुरुआत किया था लेकिन पूरा बनवा नहीं पाया था। और किसकी याद में बनवाया था? इसने, इनका एक गुरु था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसी की याद में इसने कुतुब मीनार की शुरुआत की थी। कुतुब मीनार का जो पहला मंजिला था ऐबक ने बनवाया था। दूसरा, तीसरा और चौथा मंजिला इल्तुतमिश ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के जस्ट बाद इल्तुतमिश शासक बनता है, हालांकि कुछ समय उसका बेटा बनता है, लेकिन इल्तुतमिश ही माना जाता है। तो उसने दूसरा, तीसरा और चौथा मंजिला इल्तुतमिश ने बनवाया था, शुरुआत ऐबक ने की थी, याद रहेगा आपको। उसके बाद तूफान की वजह से चौथा मंजिला टूट गया था, तो क्या हुआ, उसको बनवा कर और पांचवा मंजिला भी बनवा दिया फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश में जाएंगे आप ना, फिरोज शाह तुगलक मिलेगा। तो तूफान से जो चौथा मंजिला टूटा था कुतुब मीनार का, उसको भी बनवाया और एक मंजिल और बनवाया, पांचवा मंजिला भी बनवा दिया फिरोज शाह तुगलक ने। और 1210 ईस्वी की बात है, लाहौर में पोलो चौगान है, खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो जाती है। एक बात जानते रहेगा, इसने ना तो अपने नाम से सिक्के चलवाए थे और ना ही कोई खुतबा पढ़वाया था। दरअसल जब राजा सिंहासन में बैठता तो खुतबा पढ़वा, जैसे शपथ बोलते हैं तो वो खुतबा पढ़वाते थे, तो ये ना खुतबा पढ़वाया था अपने नाम से और ना ही कोई सिक्का चलवाया था। तो ये इसके बारे में तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, जानते रहेंगे, दिमाग में बैठा रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप इनको कुछ भी याद रखेंगे तो ऐबक से क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक नाम देख रहे हैं आप, आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये बेटा था और आराम शाह 1210 से 1210 ईस्वी में, मतलब 10 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, तो ये शासन बन जाता है और 4-6 महीने ही था।
और ऐबक का ये बेटा था, तो कुछ समय के लिए शासक बन गया, ज़बरदस्ती जाके गद्दी पे बैठ गया। लेकिन जनता चाहती थी कि इल्तुतमिश बने। इल्तुतमिश क्या था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और गुलाम था, उसको वह उनका गुलाम था। और इल्तुतमिश की से अपनी बेटी का इन्होंने शादी किया, तो उसका दामाद भी था। तो इल्तुतमिश, जनता चाहती थी कि इल्तुतमिश एक योग्य शासक है, वही शासक बने, लेकिन आराम से ज़बरदस्ती गद्दी पे बैठा था। तो इसके मरने के बाद, मतलब कि ऐबक के मरने के बाद आराम शाह शासक बन गया। तो इल्तुतमिश चाहता था कि मैं शासक बनूं। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, आराम शाह को दिल्ली के निकट एक जड़ नामक स्थान है, वहीं पर युद्ध में इसको हराकर इसकी हत्या कर दिया। और ये क्या हुआ कि गद्दी पे बैठ गया, मतलब कि इल्तुतमिश शासन करने लगा। तो जब इल्तुतमिश शासक बना, तो उस समय से एक नया वंश चला, शमसी वंश। ऐबक के समय में कुतुबी वंश था, इल्तुतमिश के समय में शमसी वंश था। आपको कुतुबी वंश, शमसी वंश ना भी याद रहे तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, ये सब पीसीएस में पूछा जाता है। आपको केवल याद रखना है कि ये सब गुलाम वंश में है, इसको जानते रहेगा। अब जब इल्तुतमिश शासक बना, तो यह शमसी वंश की स्थापना करता है, जो कि 1210 से 1265 तक चलता है शमसी वंश। लेकिन इल्तुतमिश का जो समय था वो 1210 से 1235 तक था। ठीक, याद रहेगा। सॉरी, 1210 से 1236 तक था इल्तुतमिश का समय। उसके बाद रजिया आती है। सुनिएगा इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा। इस वंश का संस्थापक, मतलब कि जो कुतुबी वंश बना है, तो इसमें जो संस्थापक मान लो आप इल्तुतमिश ही था। आप केवल ये जानो कि ये गुलाम वंश में है, बस इतना जानते रहिएगा। यह ऐबक का गुलाम था और इलवारी तुर्क था। तुर्कों में कई प्रजातियां होती हैं, जैसे अगर आप इल्तुतमिश की बात करेंगे ना, तो वह इलवारी तुर्क था। और अगर गयासुद्दीन की बात करेंगे ना, तो करौना तुर्क था। अगर आप बाबर की बात करेंगे ना, बाबर जो मुगल वंश में था, वो चगताई तुर्क था। आप ये सब सुनते होंगे नाम। तो ये तुर्कों की कई प्रजातियाँ, तो ये उनके अंतर्गत आता है। तो ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश ने किया था। सिंपल सी बात है, इल्तुतमिश उसका दामाद हुआ। इल्तुतमिश ने क्या किया, इसने अपनी राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली कर दी। सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐबक की राजधानी लाहौर थी, अभी आपने पढ़ा। ये पहली बार किसी ने दिल्ली को राजधानी बनाया, किसी सुल्तान ने, तो कुल इल्तुतमिश। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने राजधानी लाई दिल्ली, याद रखिएगा। इसने अपने क्षेत्र को 40 सरदारों में बांट दिया, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी कहा जाता था। क्वेश्चन आता है, तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना किसने की, या फिर तुर्कान ए चिहलगानी को किसने स्थापित किया, किसने बनाया? तो इल्तुतमिश ने बनाया। क्या था इसमें? 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन था, जिसके माध्यम से इल्तुतमिश शासन करता था। 40 दिल्ली के अमीर लोग थे जिनका एक संगठन बनाया, उसी के माध्यम से इल्तुतमिश शासन करता था। तो इसको क्या बोलते थे? तुर्कान ए चिहलगानी, याद रहेगा। इल्तुतमिश ने जब शासन करना शुरू किया, तो इसने क्या किया, चांदी का टंका चलवाया और तांबे का जीतल चलवाया। जो मुद्राएं चलती थी इसके समय में, उसको जो चांदी का चलता था उसे टंका बोलते थे, टंका, और जो तांबे का चलता था उसे जीतल बोलते थे, याद रहेगा आपको। इसने काजी और अमीर ए दाद की नियुक्ति कि जिनका कार्य न्याय व्यवस्था देखना, मतलब काजी एक पद बनाया और अमीर ए दाद एक पद बनाया। इनका काम क्या होता था कि समाज में न्याय व्यवस्था देखना, न्याय करना, ये तमाम काम करना। इल्तुतमिश ने ही भारत में इक्ता व्यवस्था शुरू की। इक्ता व्यवस्था समझते हो आप? इसके तहत अधिकारियों को वेतन नहीं दिया जाता था, ज़मीन का एक टुकड़ा दे देते थे कि यह ज़मीन आपकी है, इस पर खेती करिए या फिर किसी को दे दीजिए, इस पर टैक्स वसूलिए, तमाम काम करिए। तो यह था इक्ता व्यवस्था। पूछा जाता है इक्ता व्यवस्था भारत में किसने शुरू की? तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इसमें क्या करते हैं, ज़मीन का एक टुकड़ा अधिकारियों को वेतन के रूप में दिया जाता था। हालांकि अगर बात करें इक्ता व्यवस्था की, तो इसका सबसे पहले प्रयोग मोहम्मद गोरी ने किया था। लेकिन मोहम्मद गोरी भारत में शासन नहीं कर रहा था, इसलिए हम मोहम्मद गोरी को भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत का जन्मदाता नहीं कह सकते ना। हम किसको कहेंगे? इल्तुतमिश को कहेंगे, क्योंकि इल्तुतमिश इस समय भारत में शासन कर रहा था, याद रहेगा आपको। आगे चलते हैं। इसी समय चंगेज खां ने आक्रमण किया था और वह मंगोल था, मंगोली था। मंगोलिया, आप याद नाम देखे होंगे, चीन के जस्ट ऊपर मंगोलिया है, तो मंगोल का शासक था वो चंगेज खान। मंगोलिया से था, मंगोलिया से वो आक्रमण किया। जब अफगानिस्तान के क्षेत्र में किया, तो अफगानिस्तान में कौन था? ताजुद्दीन एल्दौज, हमने बताया था, वहाँ पर नियुक्त किया गया था, गोरी ने नियुक्त किया था। ताजुद्दीन एल्दौज पे जब आक्रमण किया, ताजुद्दीन एल्दौज उससे न लड़कर वो आया भारत के क्षेत्र में और आक्रमण कर दिया इल्तुतमिश के ऊपर। तो तराई के क्षेत्र में, हरियाणा के तराई के क्षेत्र में इल्तुतमिश की सेना और ताजुद्दीन एल्दौज की सेना आमने सामने हुई। 1215 की बात है, और ये तराई का तृतीय युद्ध हुआ था। ये पूछा जाता है तराई का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? पहला दूसरा सबको याद है कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, लेकिन तीसरा इल्तुतमिश और ताजुद्दीन एल्दौज के बीच में होती है तराई की तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में। और ताजुद्दीन एल्दौज हार जाता है और इल्तुतमिश उसकी हत्या कर देता है। इल्तुतमिश ने कुवाचा पर भी आक्रमण, नासिरुद्दीन कुवाचा याद होगा आपको, जो सिंध प्रांत में था, जिसे नियुक्त किया था मोहम्मद गोरी ने। इल्तुतमिश ने उस पर भी आक्रमण करके उसे भी मार डाला, और कहीं कहीं मिलता है कि उसने आत्महत्या कर दिया। और खलीफा मंसूर से इल्तुतमिश ने भारत
इल्तुतमिश को भारत के सुल्तान की उपाधि दी। दरअसल उस समय खलीफाओं का बड़ा वर्चस्व था। खलीफा जिसको सुल्तान की उपाधि देते थे वो पूरे विश्व का मतलब पूरे विश्व में मुसलमानों का एक मुख्य रूप से सुल्तान के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाता था, क्योंकि वो जो खलीफा होते थे पूरे विश्व के मुसलमानों के धार्मिक गुरु होते थे। तो खलीफा ने इससे पहली बार सुल्तान की उपाधि दी थी, इसलिए यह उपाधि पाने वाला यह पहला शासक था, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीसीएस में पूछा गया था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो कौन है? इल्तुतमिश है, क्योंकि इसे खलीफा ने सुल्तान की उपाधि की मान्यता दी थी और कुतुबुद्दीन ऐबक को ऐसा नहीं मिला था। तो याद रहेगा। और इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि गुलाम जो ऐबक था वो गोरी का गुलाम था और गोरी का गुलाम ऐबक था, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ये तमाम फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 1232 में इसने ग्वालियर पर आक्रमण किया और वहाँ से एक गुलाम खरीदा था जिसका नाम था बलबन। ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश ने ही बलबन को खरीदा था और इसने उज्जैन के महाकाल मंदिर में तोड़फोड़ भी किया था बलबन ने, याद रखिएगा। तो 1232 में इसने बलबन को खरीदा था, कहाँ से? ग्वालियर से। याद रखिएगा, बलबन आगे शासक बनेगा, इसलिए बलबन को आपको जानना बहुत जरूरी है। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, ये तो आप जानते हो। अब कुछ इल्तुतमिश के कार्य समझ लीजिए। इल्तुतमिश ने क्या किया था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में बनवाया था। इसने मुइज़ ए मदरसा की स्थापना दिल्ली में की थी। इसने अतारकिन का दरवाज़ा बनवाया था जो कि नागौर में है। इसने बदायूं का जामा मस्जिद बनवाया था, बदायूं उत्तर प्रदेश में है। इसके समय में अवध में पृथु विद्रोह हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें हुई थी इल्तुतमिश के समय में। आइए आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि इल्तुतमिश का एक बेटा था, उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, और उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था रजिया। रजिया बहुत बहादुर लड़की थी। रुकनुद्दीन फिरोज एक आलसी लड़का था, काम नहीं करता था, किसी चीज़ में वो जानकार नहीं था, घुड़सवारी या तलवारबाजी में बहुत कमज़ोर था। तो जनता चाहती थी कि रजिया शासक बने, और लेकिन ये ज़बरदस्ती इल्तुतमिश के मरने के बाद ये जाके गद्दी पे बैठ गया, मैं ही राजा बनूंगा, मैं बेटा हूँ, लड़की राजा नहीं बनेगी। तो क्या हुआ कि इल्तुतमिश के पुत्र था, इल्तुतमिश चाहते थे कि रजिया सुल्तान बने, लेकिन ये ज़बरदस्ती बैठ गया। तो क्या हुआ कि रजिया ने जनता से सहयोग मांगा कि हमें आप शासक बनाइए, जनता समर्थन करे। जनता ने समर्थन किया और रजिया जो है शासक बनती है। इसका समय था 1236 से 1240। एक बात तो समझिएगा, हमारे समाज की मानसिकता इतनी ख़राब है कि वो कोई महिला दरअसल भारत जो है एक पुरुष प्रधान देश है। अब यहाँ कोई महिला किसी पुरुष पे शासन कर ले, ये तो पुरुषों के लिए बड़ी गलत बात थी। पुरुष बर्दाश्त कैसे करेंगे कि महिला उन पे शासन कर रही है? ये तो बड़ी आम धारणा थी। और किसी भी समाज में महिला अगर आगे बढ़ने लगती है तो सबसे ज़्यादा अगर दुखी कोई होता है तो पुरुष समाज होता है, क्योंकि पुरुषों ने हमेशा ही महिलाओं को दबाए रखा है, हमेशा उन्हें घर में कैद रखा है। अगर महिला बाहर निकल कर समाज में उनके ऊपर शासन करने लगी तो एक डर सा उनको होने लगता है। तो यही डर यहाँ दिखने लगा। रजिया जैसे सुल्तान बनी तो दिल्ली के जो तुर्कान चहलगानी की व्यवस्था किए थे इल्तुतमिश, वो 40 सरदार थे, वो भड़क गए कि ये एक लड़की हम पर शासन करेगी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे विद्रोह होने लगा। हालांकि ये तो शासक बन गई और इस सुल्तान बनने पर ये तुर्कान चहलगानी इसका विरोध करने लगे। जैसे ही सुल्तान बनी, रजिया की बात मैं कर रहा हूँ, रजिया जैसे ही सुल्तान बनी, तुर्कान चहलगानी के जो 40 लोग थे इसका विरोध करने लगे। रजिया के कई सेनापति थे, जिसमें अमीर ए हाजिब, एतगीन, अमीर ए आखुर, ये तमाम लोग थे। और ये जो अमीर ए आखुर था, ये रजिया को घोड़े पे चढ़ने में सहायता करता था। अब अगर किसी लड़की को कोई लड़का घोड़े पे चढ़ने में सहायता करे, एक बार कर दे तो अलग मैटर है, लेकिन हमेशा अगर घोड़े पे उसे उठा के बैठाए तो लोग अलग ही सोचेंगे उसके बारे में। सिंपल सी बात, आप भी समझदार हो। तो रजिया को घोड़े पे बैठने में सहायता देता था, इसलिए इसको रजिया का प्रेमी कहा जाता था। सिंपल सी बात है, वैसे भी लोग समझेंगे। अगर कोई एक ही आदमी हमेशा रजिया को घोड़े पे बैठने में सहायता प्रदान करे, उतरने में सहायता प्रदान करे, घोड़े पे उठा के बैठाए, घोड़े पे साथ में बैठ जाए, तो ये तमाम चीज़ें एक बात इशारा करती है कि ये इसका प्रेमी ही होगा, नहीं तो इतनी इज्जत तो कोई देगा नहीं। और इतना अगर ये प्रेमिका नहीं होती तो इतना एक ही आदमी से इतने लगाव क्यों रखती? सिंपल सी बात है। तो ये समाज में फैला हुआ था कि ये रजिया का प्रेमी था। अब रजिया का एक अन्य नाम भी मिलता है, जानते रहेगा, उम्दत ए मिसवा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और रजिया के समय में भटिंडा में एक आदमी ने विद्रोह कर दिया था, तो उस विद्रोही को मारने के लिए भटिंडा गई थी। वहाँ का शासक जो था वो तुर्कान चहलगानी का सदस्य था,
उसका नाम था अल्तोनिया। अब तुर्कानी चिहलगानी वाले तो इसका विरोध ही कर रहे थे, तो वो जो है इसके खिलाफ हो गया अल्तोनिया, और अल्तोनिया से युद्ध हुआ और रजिया हार गई। और उसने, अल्तोनिया ने क्या किया, रजिया को उठा के जेल में डाल दिया। बाद में रजिया ने अल्तोनिया से शादी करने का प्रस्ताव रखा और दोनों ने शादी का प्रस्ताव रखकर शादी कर लिया। तो जिससे क्या हुआ कि अल्तोनिया ने उसको छोड़ दिया और अपनी बीवी बनाकर वापस दिल्ली चल दिए। लेकिन रास्ते में कुछ लुटेरों ने इसको घेर कर हरियाणा के पास कैथल में हत्या कर दी। और कहीं कहीं भी मिलता है कि जाटों ने हत्या की है, कहीं कहीं मिलता है कि लुटेरों ने हत्या की है, क्लियर नहीं है, लेकिन रजिया मार दी जाती है। कब? 1240 में। इस तरह रजिया की हत्या हो जाती है और दिल्ली पर एक नया शासक आता है, मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह कहा जाता है कि ये 1240 से 42 तक शासन किया, और ये भी कहा जाता है कि रजिया के मरवाने में यही शामिल था और इसके बाद ही शासक बना। इसी के समय में नाइब मामलिकात का नया एक पद बनाया गया था, जिस पर बैठने वाला पहला व्यक्ति का एतगिन, नाम याद रखिएगा, एतगिन जो है उस पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति था। और ध्यान दीजिएगा, कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह। 1242 से 1246, 4 साल के लिए बनता है और कोई विशेष काम नहीं करता। यह बहराम शाह का पौत्र था। बहराम शाह याद होगा आपको, पीछे पड़ चुके हैं। और इसी के समय में तुर्कान चिहलगानी का सदस्य बलबन था। तुर्कान चिहलगानी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके समय में तुर्कानी चिहलगानी का सदस्य बलबन था। बलबन ने इल्तुतमिश के पौत्र नासरुद्दीन और उसकी माता को मिलाकर षड्यंत्र के द्वारा मसूद शाह को गद्दी से हटा दिया। तो बलबन तुर्कानी चिहलगानी में था, उसने एक षड्यंत्र रचा और मसूद शाह को गद्दी पर से हटा दिया और बनाया किसको नया शासक? नया शासक बनता है नासरुद्दीन महमूद शाह। ये नासरुद्दीन महमूद, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, नासरुद्दीन महमूद। अब जब इसको शासक बनाया बलबन ने, तो इससे अपनी बेटी का शादी कर दिया और क्या किया कि सारे काम, राज्य के प्रशासन का सारा काम बलबन अपने हाथ में ले लिया और इससे अपनी बेटी का शादी कर दिया और बोला कि जाओ तुम धार्मिक। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। जानता था बलबन कि ये कोई काम करेगा नहीं, धर्म में ही बिजी रहेगा। ये क्या करता था? टोपी सिलता था, टोपी सिलकर जीवन व्यतीत करता था। मतलब राजा केवल नाम का था, सारा काम बलबन देखता था। तो बलबन इसके नाम पे सारा काम देखता था। यह धार्मिक प्रवृत्ति का था, किसी का लेना देना इससे मतलब नहीं था। ये चाहता था जितना कमाऊँ उतना ही खाऊं, इसी पे सोचता था, ऐसा ही सोचता था। इसलिए टोपियाँ सिलकर बेचता था और उससे ही अपना जीवन चलाता था। और इसका जो प्रधानमंत्री उस टाइम था वो बलबन था। बलबन ने अपनी बेटी की शादी इससे कर लिया और पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। तो याद रहेगा, ये नासरुद्दीन महमूद बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा शासक टोपी सिलकर अपना जीवन व्यतीत करता था, तो वो था नासरुद्दीन महमूद। क्लियर रहेगा। नासरुद्दीन महमूद जब 1265 में उसकी मृत्यु हो जाती है, तब एक नया शासक आता है, बलबन। अब हम पढ़ेंगे बलबन को। 1266 से 1286 तक बलबन था। सोचिए, 20 साल तक शासन किया और एक वंश बनाया, बलबनी वंश। ध्यान दीजिएगा, भले अलग अलग वंश पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब आते हैं गुलाम वंश के अंतर्गत ही। और इस सन में जो बलबन था, बलबन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बलबन और इल्तुतमिश ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे में। आप इन्हीं दो को जानते रहेगा। बलबन के बारे में अगर पढ़ें तो बलबन जैसे ही शासक बना, इसने दल चालिसा जो तुर्कानी चालिसा था, जिसमें 40 तुर्क सरदार थे, उसको समाप्त कर दिया। सिंपल सी बात है, देख रहा था बहुत विद्रोह हुआ था इस संगठन से, तो इसने समाप्त किया। तो बलबन ने दल चालिसा को समाप्त कर दिया क्योंकि यहाँ से विद्रोह हो सकता था। बलबन ने सेना का अलग विभाग बनाया, सेना के लिए एक विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान ए अर्ज। बलबन ने गुप्तचर विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान ए बरीद। यह खुद को जिले इलाही कहता था, जानते रहेगा। यह रक्त और लौह की नीति अपनाया था। लौह रक्त की नीति अपनाने वाला पहला दिल्ली शासक बलबन। अर्थात क्या था जानते हैं? तलवार के बल पर डरा कर लोगों को रखता था। इसने अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए सिजदा और पाबोस शुरू किया। सिजदा मतलब आइए सामने मेरे बैठ जाइए, झुक के प्रणाम करिए और बैठ जाइए और मेरे पैरों को चूमिए। पाबोस, सिजदा सर झुकाइए, पाबोस पैर चूमिए। तो ये बलबन ने शुरू किया था, सबके लिए किया। जो नहीं करेगा मरेगा। भारत में नवरोज त्यौहार पारसी त्यौहार है, इसकी शुरुआत बलबन ने की थी। ध्यान दीजिएगा, आप आगे जब जहांगीर पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप पढ़ेंगे नवरोज के त्यौहार पर ही जहांगीर ने अपनी प्रेमिका को देखा था, जिसके लिए वो पागल हुए थे और जिसके लिए अकबर ने उसकी प्रेमिका को दीवालों में चुनवा दिया था। पढ़े होंगे आप। तो नवरोज त्यौहार पर ही देखा था। यहाँ हम पढ़ते हैं कि इस त्यौहार की शुरुआत भारत में किसने करवाई? तो बलबन ने करवाई। इसके समय में बंगाल में विद्रोह हुआ, तुगरिल खान ने किया था। इसने विद्रोह को दबाया और सबको खंबे में कील से चिपकवा दिया। मतलब कि सबको पकड़ा और खंबे पे लगाकर कील टुकवा दिया। सोचिए कितना खतरनाक था।
इसे दिल्ली का रक्षक कहा जाता है। इसने पाकिस्तान में 6 किले लाहौर, दीपालपुर, मुल्तान, सुमन, सामना में और उच्छ में 6 किले बनवाए थे। बलबन का सबसे योग्य बेटा था शहजादा मोहम्मद। मंगोल आक्रमण में मारा गया था। बलबन बहुत दुखी था। मंगोलियों ने आक्रमण किया था, उसमें उसका बेटा शहजादा मोहम्मद मारा गया था। बलबन बहुत दुखी हुआ था। तो बलबन ने, उसका एक बेटा और था, उसका नाम था बुगरा खां। बुगरा खां को सुल्तान बनाने के लिए बंगाल, वो दरअसल उसमें बंगाल में गवर्नर था। जो बलबन का दूसरा बेटा था बुगरा खां, वो बंगाल में गवर्नर था। तो जब उसका पहला बेटा शहजादा मोहम्मद मारा गया तो बलबन बहुत दुखी हुआ। तो उसने अपने दूसरे बेटे को राजा बनाने के लिए बुलवाया, लेकिन वह इतना आलसी था, वो आने से मना कर दिया। बुगरा खां का बेटा कैकूबाद सुल्तान बना। बुगरा खां नहीं है तो उसके बेटे कैकूबाद को सुल्तान बना दिया गया। और जानते हैं, ये जो कैकूबाद था, इसने भी कई शादियां की थी, काफ़ी रंगीला था भाई। कई शादियां किया है, सिंपल सी बात है, महिलाओं में ही बिजी रहेगा, राजकाज क्या देखेगा। काफ़ी रंगीला था। बाद में भी इसे भी लकवा मार दिया और ये मर गया। लकवा समझते हो ना, लकवा मार दिया और ये मर गया। इसका एक बेटा था, क्यूमर्स नाम था, शमसुद्दीन क्यूमर्स उसका था। उसका सेनापति था जलालुद्दीन खिलजी। तो क्या हुआ कि जलालुद्दीन खिलजी ने शमसुद्दीन क्यूमर्स को मारकर पूरा वंश ही खत्म कर दिया और एक वंश की स्थापना की। उसका नाम क्या था? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश को हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर से गुलाम वंश 1290 में ख़त्म हो जाता है। अब याद रखिएगा, इस वंश में 3 वंश बने, कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश। हमने सबको बताया था आपको। कुतुबी वंश ऐबक से संबंधित था, शमसी वंश से इल्तुतमिश से संबंधित था, बलबनी वंश बलबन से संबंधित था। और बलबन के दरबार में जो विद्वान थे उनके नाम सुन लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बदरुद्दीन बजानिया, फरीदुद्दीन गजनवी, मौलाना काजी कुतुबुद्दीन, मौलाना तबरीन, शेख महमूद। और एक बात जानते रहिए, बलबन ने दिल्ली में लाल महल बनवाया था और अपना मकबरा भी बनवाया था दिल्ली में ही। कैकुबाबाद ने अपूर्ण किलोखोरी का एक मंदिर भी दिल्ली में ही बनवाया था इसने। और ये बात तो हमने आपको बता ही रखा है कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो यहाँ से गुलाम वंश समाप्त होता है। अगला वंश है खिलजी वंश। खिलजी वंश को हम सोच रहे हैं अगले वीडियो में कवर करेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। हालांकि अगर ध्यान से सुने होंगे ना तो गुलाम वंश से क्वेश्चन कभी गड़बड़ नहीं होंगे। खिलजी वंश रह गया है, उसके बाद तुगलक वंश है, उसके बाद लोधी वंश है, सैयद वंश है। 4 वंश और हैं जिसमें सैयद वंश काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है, खिलजी वंश महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तभी अगला वीडियो खिलजी वाला बनेगा, नहीं तो इसको यहीं पर रोकेंगे। और आप बताइएगा कि आपको पूरी कहानी इधर से समझ में आई है कि नहीं आई है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें। गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करवा रहे हैं, खास करके ये मध्यकालीन इतिहास में जो शासक आए थे उनको आपको कहानी के माध्यम समझा के बता रहे हैं किस तरह से वो लोग शासन किए थे, क्या क्या उनकी शासन की विशेषता थी, और इसी में हमने अभी तक क्या देखा है उसको समझते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि गुलाम वंश की स्थापना कैसे होती है। मोहम्मद गोरी जो कि गोर नामक क्षेत्र में रहता था अफगानिस्तान में, वहाँ से भारत आता है, भारत में आक्रमण करता है, पृथ्वीराज चौहान को हराता है, जयचंद को हराता है, पृथ्वीराज चौहान को तराई देती युद्ध में हराता है और जयचंद को हराता है, भारत में कई क्षेत्र को जीत लेता है। इसी समय उसको पता चलता है, हम पिछला आपको बता रहे हैं, पिछला अभी तक हमने जो पिछले वीडियो में जो जो चीज़ें देखा था समझा था उसको समझ थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसे पता चला कि गौर में जहाँ से वो आया था उस वहाँ पर विद्रोह हो गया, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए ये वापस लौटा। तो वापस लौटते वक्त भारत जब ये पहुँचा था, भारत के जस्ट बगल पाकिस्तान है, ये तो आपको समझ में आता है। पाकिस्तान के जस्ट बगल अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान से आया था। तो अफगानिस्तान के क्षेत्र, पाकिस्तान में सिंध प्रांत का क्षेत्र और भारत में दिल्ली का क्षेत्र, टोटल ये जीत चुका था। जब यहाँ से लौटा तो इसके 3 मुख्य सेनापति थे। एक का नाम था ताजुद्दीन एल्दौज, एक का नाम था नासिरुद्दीन कुबाचा, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने अपने जीते हुए राज्यों को 3 भागों में बांटा। भारत का जो क्षेत्र जीता था इसने दे दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत के जस्ट बगल पाकिस्तान में जो सिंध वाला प्रांत जीता था उसने दे दिया नासिरुद्दीन कुबाचा को। अगर आपको समझ में ना आए तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद इसने जो अफगानिस्तान में क्षेत्र जीता था उसे दे दिया ताजुद्दीन एल्दौज को। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक यहाँ शासन करता है। उसके जस्ट बाद उसका बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसने कुतुबी वंश डाला था। उसके बाद उसका बेटा आता है आराम शाह, आराम शाह के बाद आता है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद आता है रजिया, रजिया के बाद आता है नासिरुद्दीन महमूद, उसके बाद बलबन, बलबन के बाद उसके ही वंश का उसका बेटा राज करने से मना करता है और
गुलाम वंश का एक अंतिम शासक आता है, उसका नाम था क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स पूरा नाम था इसका। क्यूमर्स भी एक कह सकते हो आपकी बहुत कमज़ोर शासक था, और उसकी हत्या उसी का सेनापति जलालुद्दीन खिलजी ने कर एक नए वंश की नींव डाली, खिलजी वंश। इस तरह से गुलाम वंश खत्म हुआ। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था। 1320 तक चलता है। 1290 में जो गुलाम वंश खत्म होता है तो 1290 से 1320 तक चलता है खिलजी वंश। तो आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। बात क्लियर हो रही है? पिछला हमने क्या देखा था उसको हमने आपको रिकैप करा दिया है। अब आगे चलते हैं और आज से देखते हैं खिलजी वंश। कोशिश करेंगे गुलाम वंश खत्म, खिलजी वंश क्या पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाए। चलिए कहानी को दिमाग में समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जितना समझेंगे, अगर एक बार भी आप रामायण की तरह इसको याद कर लिए तो दिल्ली सल्तनत से कोई भी क्वेश्चन आएगा गड़बड़ नहीं होगा, गलत नहीं होगा, बार बार रटने वाला झंझट खत्म हो जाएगा। चलिए फिर खिलजी वंश को शुरू करते हैं। हालांकि पिछला वंश हमने रिपीट करा दिया है, अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, उसके आगे से इसको देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश की बात करें तो इसका जो समय था 1290 से 1320 तक था, और इसका जो संस्थापक था कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, क्योंकि इसी ने क्यूमर्स की हत्या की थी और एक नए वंश की नींव डाली, खिलजी वंश। चलिए शुरू करते हैं जलालुद्दीन खिलजी से। अब बात करें जलालुद्दीन खिलजी की तो इसने शासन किया था 1290 से 1298, केवल 8 साल शासन किया था। कहीं कहीं 96 मिलता है तो आप 96 ही मान के चलो, 1296 तक इसने शासन किया था। सन नहीं पूछा जाता क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन पूछा जाता है ये जो मोटा मोटा सन होता है वो ज़रूर पूछा जाता है, लेकिन अक्सर दिल्ली सल्तनत से उनके काम पूछे जाते हैं। तो अब जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो मोटा सा बात आपको याद होगा कि इसने खिलजी वंश की स्थापना की, तो इसे कह सकते हैं खिलजी वंश का संस्थापक था। और इसकी उम्र अधिक थी क्योंकि ये बहुत दिनों तक गुलाम वंश में सेनापति रह चुका था। तो नया नया तो ये नई उम्र में तो शासक बनेगा नहीं, सिंपल सी बात, बहुत बूढ़ा हो चुका होगा। उम्र अधिक थी। इसके शासक बनने पर उस समय कड़ा मानिकपुर का सूबेदार मलिक छज्जू था, जो कि कौन था? बलबन। आप सुने होंगे, बलबन का भतीजा था मलिक छज्जू। जिस समय यह शासक बना था ना, उस समय कड़ा मानिकपुर याद होगा आपको, इलाहाबाद के पास है, वहाँ का जो शासक था, सूबेदार था, वो था मलिक छज्जू। कौन था वो? फिर से समझिएगा, कहानी समझिएगा। बलबन के एक पोते की हत्या किया था शमसुद्दीन, क्यूमर्स नाम था, उसकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। ये बात क्लियर हो रहा है? और जब ये शासक बना तो उस समय इलाहाबाद के पास एक स्थान है कड़ा मानिकपुर, वहाँ का जो सूबेदार था वो था मलिक छज्जू, जो कि बलबन का ही भतीजा था। इसने विद्रोह कर दिया, क्योंकि जब ये शासक बने सिंपल सी बात, विद्रोह कर देगा। और इस विद्रोह को दबाने के लिए जलालुद्दीन ने अपने भतीजे, और दामाद भी था, जलालुद्दीन का एक भतीजा था, उसका नाम था अलाउद्दीन, और इसका दामाद था, क्योंकि जलालुद्दीन ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दिया था। जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को भेजा और वो जाकर विद्रोह दबाया, मतलब कि मलिक छज्जू को हराया, उसको शांत कराया। अब जलालुद्दीन ने ईरान के एक फ़कीर थे, जलालुद्दीन ने ईरान के फ़कीर सीदी मौला, जिसके हजारों समर्थक थे। ईरान का एक फ़कीर था, उसका नाम था सीदी मौला, नाम सुनिएगा। सीदी मौला के बहुत सारे समर्थक, फ़कीरों के बस उस टाइम बहुत समर्थक होते थे। सिंपल सी बात है, धर्म प्रधान देश, मतलब कि मुस्लिम प्रधान कंट्री थी, तो फ़कीरों के समर्थक होंगे ही। अपने यहाँ पर जैसे धर्म को लेकर कितनी बातें, कितना विवाद हो जाता है। तो सीदी मौला को, जिसके हजारों समर्थक थे, इसने हाथी से पैरों तले कुचलवा दिया था, क्योंकि इसने नासिरुद्दीन महमूद की बेटी से शादी करके सुल्तान बनना चाहा। नासिरुद्दीन महमूद याद है आपको? याद होगा आपको, ध्यान से याद करिए कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। याद आया? अरे ये वही नासिरुद्दीन महमूद है जो टोपी सिलकर जीवन व्यतीत करता था। नहीं याद आया? अरे वही नासिरुद्दीन महमूद है जिससे बलबन ने अपनी बेटी की शादी कर दी और पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले रखा था। याद होगा, आया होगा? तो इसने क्या किया, ये जो सीदी मौला था, ये क्या कर रहा था, ये नासिरुद्दीन महमूद की एक बेटी थी, उससे शादी करके ये सुल्तान बनना चाहता था, क्योंकि सुल्तान तो बलबन का, मतलब कि शासन तो बलबन का ही था। तो मतलब गुलाम वंश तो बलबन के ही अंतर्गत आता था, तो ये शासक बनना चाहता था। इसलिए इसने क्या किया, उसको हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। और बाकी, और ये अपनी ज़िंदगी में बहुत कड़ाई से, मतलब बहुत कठोर काम नहीं किया, बस यही एक दो काम मिलते हैं, नहीं तो बहुत उदार दिल का था ये। इसकी उदार नीति और बहुत निरंकुशवाद थी, और ये नहीं चाहता था कि बेवजह कोई मुस्लिम मरे या फिर कोई धार्मिक व्यक्ति मरे। आइएगा, आप थोड़ी सी कहानी समझते हैं। ये है अलाउद्दीन खिलजी और ये है जलालुद्दीन खिलजी। ध्यान से समझिएगा कहानी। जलालुद्दीन खिलजी बहुत दिन सेनापति था बलबन के, मतलब गुलाम वंश में। उसके बाद किसी तरह से उस वंश को समाप्त किया और खुद एक नया वंश बनाया। ये तो समझ में आता है आपको। अब क्या हुआ कि यह बहुत अधिक उम्र का था। ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, इस जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, और जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी की शादी इससे कर रखी थी, तो इसका दामाद भी हुआ। लेकिन बहुत दिन से इंतजार में था कब ये बंदा गद्दी खाली करे
और मैं शासक बनूं। राजा बनने की इच्छा होती भाई, बहुत लोग तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वाकांक्षी था ये चाहता था कि यह बंदा गद्दी खाली करे, बूढ़ा हो गया है, घर बैठे, अब मैं शासन करूंगा। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी गद्दी छोड़ने वाला ही नहीं था, वो छोड़ ही नहीं रहा था। अब बात थी 1296 की। अलाउद्दीन खिलजी को, इस जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा कहाँ पर, देवगिरी में। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में है देवगिरी, वहाँ पर भेजा। और वहाँ पर उसमें शासक थे रामचंद्र देव, वह यादव वंश से संबंधित है, रामचंद्र देव। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी पर आक्रमण किया, देवगिरी का शासक कौन था, तो देवगिरी का शासक उस टाइम रामचंद्र देव थे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा कि जाइए देवगिरी पर आक्रमण करिए और रामचंद्र को हराइए और वहाँ से लूटपाट करके वापस आइए, मतलब जितना पैसा मिले लूट लीजिए और उस राज्य को अपने में मिला लीजिए। ये बंदा गया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वहाँ गया और रामचंद्र देव को हराया और भयंकर लूटपाट की और बड़ी मात्रा में पैसे जीता, मतलब पैसे लूटा और वहाँ का क्षेत्र भी जीत लिया और वहाँ से वापस लौटा। और ये खबर पहले भिजवा दी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास, मतलब अपने चाचा के पास। चाचा ही लगेगा अगर ये भतीजा लग रहा है तो, और वैसे भी कह सकते हैं तो उसका ससुर भी लगेगा क्योंकि शादी किया था बेटी की। तो भिजवा दिया अपने सैनिक से, जाओ बता दो जीत के आ रहे हैं, खुश हो जाए। तो जलालुद्दीन खिलजी जब ये खबर सुना कि मेरा भतीजा जीत के आ रहा है तो बहुत खुश हुआ और वो खुशी खुशी रास्ते में से मिलने के लिए, सरप्राइज देने के लिए, सरप्राइज उस टाइम भी दिया जाता था, सोचिए, आज भी, आजकल नहीं, उस टाइम भी लोग सरप्राइज देते थे। सरप्राइज देने के लिए चलते हैं भतीजे को सरप्राइज देंगे, रास्ते में मिलते हैं उससे। उधर से चल दिया ये और ये कड़ा मानिकपुर पहुंचा था, यहीं रुका था। इधर से अलाउद्दीन खिलजी भी लौटा था, ये भी मिलना चाहता था। और जब ये दोनों मिले, 1296 की बात है, याद रखिएगा, मिले, धोखे से अलाउद्दीन खिलजी, इस भतीजे ने, इस दामाद ने धोखे से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। हत्या क्यों किया, सिंपल सी बात समझ में आता होगा आपको, राज्य चाहिए भाई, राजा बनना है, इसे शासक बनना है। इसकी हत्या की और ये शासक बन गया। एक इतिहासकार लिखता है कि अभी जलालुद्दीन खिलजी की गर्दन से, कटे हुए गर्दन से खून टपक ही रहा था और इधर ये सुल्तान बन गया, इधर इसका मतलब कि राज्याभिषेक हो रहा था। सोचिए कितना निर्दयी रहा होगा कि एक आदमी को मार कर उसके गर्दन से भी खून टपक रहा है, इधर ये शासक बन गया। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान दीजिएगा, खिलजी वंश में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण जिसे आपको पढ़ना है, भले इतना कठोर रहा, बड़े इतना निरंकुश रहा, बड़े इतना कट्टरवादी रहा, कुछ भी कह लो, लेकिन इतना काम किया, इतना प्रयोग किया अपने वंश में, इतना काम किया अपने शासन के दौरान कि मजबूरी में हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। खिलजी वंश में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी से आते हैं, ना कि जलालुद्दीन खिलजी से, ध्यान दीजिएगा। चलिए अलाउद्दीन खिलजी को शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। सोचिए जब इतनी देर मेहनत करने के बाद और आपका मन मुताबिक अगर आपकी जॉब आपको मिल जाए तो कितनी खुशी की बात होगी। सोचिए आप लड्डू बंटवाएंगे, बहुत लोग तो हवन करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, बहुत लोग इतने ज़्यादा खुशी होते हैं कि नौकरी मिली नहीं कि शादी भी कर लेते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा खुशी का मौका होता है। तो ये एक खुशी होता है, लोग जताते हैं कि हाँ देखो मैं जो चाहता था पा लिया। तो अब सोचो अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत दिन से चक्कर में था, राजा बन जाओ, राजा बन जाओ, हालांकि गद्दी मिली नहीं, इसने छीन लिया। ये होता है छीन लेना, ऐसा होता ना, जॉब मिली नहीं थी, मैंने छीन लिया दूसरों से, इतनी मेहनत किया, दूसरों से मैंने जॉब छीन ली, वही चीज़ थी। ये मेहनत नहीं किया था, इसने तो हत्या कर दी। जलालुद्दीन खिलजी के चक्कर में था कि ये मरे या फिर गद्दी छोड़े तो मैं शासक बनूं, वो ना तो मरा ना तो गद्दी छोड़ा, इसने उसकी हत्या ही कर दी और शासक बन गया। अब जब ये शासक बना तो बहुत खुश हुआ तो क्या किया जानते हो, सबसे पहले इसने अपने नाम के कई तरीके से अपने नाम को जगह जगह उल्लेखित करवाया। नाम क्या क्या था, किरण सानी, सिकंदर द्वितीय, खलीफा का नायब, विश्व का सुल्तान, सुल्तानों का सुल्तान, जनता का चरवाहा, पता नहीं कितने नाम से अपने को अलंकृत कर लिया और शासक बन के बैठ गया। एक बात सुनिएगा, उस टाइम जो खलीफा होता था उस समय पूरे विश्व का धर्मगुरु, पूरे विश्व के मुसलमानों का वो धर्मगुरु होता था। पूरे विश्व के मुसलमान वही करते थे जो वो बोलता था। और अगर कोई कहीं शासक बनता था तो वो इन खलीफाओं से स्वीकृत लेता था कि मुझे राजा के रूप में आप स्वीकृत दीजिए। आपको याद होगा मैंने बताया था इल्तुतमिश को मिले थी स्वीकृत, इसीलिए उसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, बताए थे हम, याद होगा आप गुलाम वंश में।
लेकिन बलबन ऐसा था, उसने खुद को खलीफा का वो खलीफा से स्वीकृत नहीं मांगा। उसने खुद को खलीफा का सहायक बना लिया कि मैं खलीफा का सहायक हूँ, मैं खलीफा की सहायता के रूप में देश में काम करूँगा। लेकिन जब ये शासक बना, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना ना, तो इसने अपने को खलीफा के नियंत्रण से मुक्त कर लिया कि मुझे खलीफा से कोई मतलब नहीं है, मैं अपना शासन करूँगा। समझ रहे हैं ना? इसने आदेश दिया कि कोई सरदार, इसके दरबार में जितने भी सरदार थे, इसने आदेश दिया कि कोई भी सरदार बिना मेरे आदेश के किसी दूसरे सरदार के यहाँ शादी नहीं करेगा। मतलब समझ रहे हो ना आप? एक सरदार दूसरे के यहाँ शादी करेगा, वो तीसरे के यहाँ शादी करेगा, ऐसे ऐसे सरदारों का गठबंधन हो जाएगा और सरदार मिलकर हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दें, कहीं मैं कमज़ोर ना हो जाऊँ, कहीं मैं हार ना जाऊँ। इसलिए इसने कहा, अगर कोई सरदार अपनी बेटी की शादी दूसरे सरदार के यहाँ करना चाहता है तो पहले ये मुझसे स्वीकृति लेगा, जब तक मैं आदेश नहीं दूंगा शादी नहीं कर सकता। कहीं और कर ले ठीक है, लेकिन सरदार के यहाँ नहीं कर सकता। सरदार मतलब समझते हो, आपके पंजाबी सरदार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये सरदार जो उसके यहाँ पर सैनिक होते थे, जो सेनापति लोग होते थे, उनकी बात कर रहा हूँ। क्लियर है? तो थोड़ा सा तो नियंत्रण रखा ना इसने। और क्या काम किया ये समझिए। इसने सरदारों को, जो उस टाइम जो सरदार होते थे उनके पास बहुत ज़मीन होती थी, क्योंकि तब व्यवस्था शुरू हुई थी, जानते हो आप। पैसे की जगह ज़मीन दी जाती थी। इल्तुतमिश ने शुरू किया था, हमने कल के वीडियो में आपको बताया था। तो बहुत सारे सरदारों के पास बहुत सारी ज़मीन थी, तो इसने क्या किया, बहुत सारे सरदारों की ज़मीन ही छीन ली। और उसके अलावा ये वक्त एक कर लेता था। वक्त क्या था? ये धार्मिक सेवा के बदले मिलने वाली ज़मीन होती थी, इसे वक्त बोलते थे। वक्फ वक्फ क्या होता था? धार्मिक सेवा के बदले जो ज़मीन मिलती थी उसे बोलते थे। मिल्फ होता था उस टाइम। एक मिल्फ क्या होता था? इनाम या पेंशन के बदले जो ज़मीन मिलती थी उसे मिल्फ बोलते थे। और सरकारी ज़मीन, जिसे उस टाइम जो सरकारी ज़मीन होती थी उसे खालसा बोलते थे। ये तमाम प्रकार की ज़मीनें ये छीनना शुरू कर दिया। आप सोचो, छीनने के पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा? सरदारों को कमज़ोर किया जाए। अगर सरदार कमज़ोर रहेंगे तो हमारे नियंत्रण में रहेंगे, सरदार मजबूत हो गए तो हमें ही हरा देंगे। बहुत ज़बरदस्त दिमाग लगाया था और सबको अपने नियंत्रण में कर लिया। और इसने भूमि की पैमाइश करवाई, टैक्स लिया, भूमि की नाप जोख करवाया और टैक्स लिया। और इसने 50% तक टैक्स लिया। मतलब भूमि की पैमाइश कौन करवा रहे पहली बार? अलाउद्दीन खिलजी। याद रहेगा आपको, पूछा जाता है कि सल्तनत काल के किस सुल्तान ने पहली बार भूमि की पैमाइश नाप जोख करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा। इसने मकान पर घर ही चर लिया कि आपका घर ही हमारे सल्तनत, हमारे साम्राज्य क्षेत्र में आता है, आप हमें टैक्स दीजिए। तो कौन सा कर था वो? घरई कर। इसने गाय चराने पर चराई कर लिया। दुधारू पशुओं पर जो चारा का जो पैसा लगता, चारा जो खिलाया जाता था उस पर टैक्स लेता था, तो चराई कर बोला जाता था। तो घरई चराई कर कौन लगाया? अलाउद्दीन खिलजी। इसने अपने पास अस्थाई सेना रखा और सबको नकद वेतन देने की सुविधा शुरू की। अभी तक क्या था? ज़मीन दी जाती थी, एकता व्यवस्था याद होगा आपको। लेकिन अब इसने नगद वेतन, ये पूछा जाता है घरई कर और चराई कर किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी। अस्थाई सेना रखना किसने शुरू किया? तो अस्थाई सेना रखना शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन देना किसने शुरू किया? तो नगद वेतन भी देना शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी। इसके पहले ज़मीन दी जाती थी। उस टाइम क्या होता था, जो छोटे छोटे सरदार होते थे, अगर बगल का कोई सरदार कहीं लड़ाई पे जा रहा है तो क्या करता था? दूसरे सरदार से मदद मांग लेता था। तो कुछ घोड़े, कुछ सैनिक उसके साथ भेज देते थे। सरदार अपने दम पर भेज देते थे कि जाओ ठीक है, लड़ाई करके वापस आ जाना, इतना पैसा मिलेगा। तो राजा ये जानता था कि हमारे नाम का इस्तेमाल करके ये लोग कुछ घोड़े, कुछ सैनिक दूसरे के यहाँ भेज देते थे कि वहाँ पर लड़ाई में चले जाएं, शामिल हो जाएं, वापस आ जाएंगे। तो इन सब को रोकने के लिए, मतलब सैनिकों में धांधली ना हो, हमारे सैनिक दूसरे के यहाँ ना जाएं, और हमारे सैनिक पहचान में आए, कोई बहरूपिया आए तो पहचान में आ जाए, हमारे अगर सैनिक में कोई बहरूपिया घुसे तो पहचान में आ जाए, हमारे घोड़े अगर कोई चुरा रहा है तो पहचान में आ जाए। तो इसके लिए इसने क्या किया? इसने घोड़ों पर दाग लगवाना शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, घोड़ों पर ठप्पा, मोहर कर सकते हो, दाग लगवाना शुरू किया ताकि पहचान में आ जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के घोड़े हैं। सैनिकों का एक हुलिया बनवाना शुरू किया। इसी हुलिया में हमारे सैनिक रहेंगे, अगर कोई दूसरा है तो इस हुलिया में नहीं रहेगा तो पकड़ में आ जाएगा। तो हुलिया प्रथा, घोड़े की दागने की प्रथा, अस्थाई सेना, नगद वेतन, घरईचर, करईचर, भूमि की नापजोख, कितने काम किए। और ये सब उठा उठा के क्वेश्चन पेपर में पूछता है। इसके अलावा भी इसे लगता था कि सैनिक विद्रोह न कर जाए, सैनिक छोड़ के किसी दूसरे सेना में शामिल न हो जाए, इसलिए सैनिकों पे कंट्रोल करने के लिए इसने 5 मुख्य सेनापति बनाए। एक का नाम था जफर खान, एक का नाम था उलुग खान, एक का नाम था नुसरत खान, एक का नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर का नाम सुने होंगे आप। इसे 1000 दिनारी कहा जाता है क्योंकि यह एक हिजड़ा था। हिजड़ा जानते हैं ना?
हिजड़ा था, हिजड़े को इसने खरीदा था 1000 दिनार में, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहते हैं। मलिक काफूर इसका नाम था। और एक था अलद खान, 5 सेनापति अलग से बनाए थे इसने सैनिकों को कंट्रोल करने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की सुरक्षा के लिए सीरी शहर बनवाया था, सीरी का किला बनवाया था। याद होगा आपको, सीरी शहर, सीरी का किला। अलग से एक बात याद रखिएगा, कुतुब मीनार के पास एक अलाई मीनार बनवाया था इसने। कुतुब मीनार के जस्ट पास ही है अलाई मीनार। किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें पूछा जाता है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, हजार खंबा महल जिसे बोलते हैं हजार सीतून महल या फिर हजार खंबा महल, किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। जमायत खाना मस्जिद किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। ये सब अब दिल्ली में मिल जाएगा। सोचिए कितने काम किया इसने। और जानते हैं आप, खिलजी वंश में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है, इसलिए आपको जलालुद्दीन खिलजी ना भी याद रहेगा चलेगा, लेकिन आपको अलाउद्दीन खिलजी याद होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अभी इसने बहुत सारे काम किए हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोगों से एक शिकायत है, शिकायत ये है कि आप लोग चैनल को शेयर नहीं करते दूसरों के पास। जब तक अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे, चैनल के बारे में लोग जानेंगे कैसे? आप लोग हेल्प करोगे तभी ये आगे बढ़ेगा, तभी ये ग्रो करेगा। तो थोड़ी सी हेल्प करिए आप लोग भी। इतनी मेहनत आपके लिए हम करते हैं, तो थोड़ी सी हेल्प तो आप भी कर सकते हो हमारे लिए। चलिए आगे चलते हैं, सुनिएगा। इसके समय मंगोलों के आक्रमण बहुत हुए। तो मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इसने क्या किया कि बलबन ने जितने किले बनवाए थे सबका पुनर्निर्माण करवाया इसने। कुछ मंगोल आक्रमणकारी जो इसके समय आक्रमण किए थे उनके नाम जान लीजिए। 1299 में कुतुलुक खां तारगी ने आक्रमण किया था। 1305 में तताक खां अली बेग ने आक्रमण किया था। 1306 में इकतबाल मंद ने आक्रमण किया था। ये सब मंगोल आक्रमणकारी थे, इसी के समय में आक्रमण किए थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्तनत काल के किस शासक के समय में सर्वाधिक मंगोलों ने मतलब सर्वाधिक बार मंगोल आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए? तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए? अलाउद्दीन खिलजी। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सब पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो ऑप्शन तो याद हो जाएगा आपको। कुछ चीज़ें और बताता हूँ। 1298 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और उस समय वहाँ के जो शासक थे वो थे कर्ण सिंह बघेला। सुनते रहिए, ये सब पूछा नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा सा जानते रहिएगा। 1301 में इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। याद होगा आपको, 1301 में। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। उस समय राजस्थान का शासक कौन था? हमीर देव थे। 1303 में इसने बंगाल, तेलंगाना पर आक्रमण किया। तो बंगाल का उस टाइम जो शासक था वो थे शमसुद्दीन, और तेलंगाना में प्रताप रुद्रदेव थे। और 1303 में ही इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। याद होगा आपको, चित्तौड़ पर। उस समय वहाँ के शासक थे राणा रतन सिंह, उनकी बीबी थी पद्मावती। याद होगा आपको, पद्मावती। पद्मावत मूवी भी आई थी, पद्मावत। पद्मावती के बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी इनके लिए पागल था, मतलब कि बहुत पसंद करता था, मतलब इनकी खूबसूरती के बारे में सुना था, इसलिए वो परेशान था इनको देखने के लिए। और धोखे से वो राणा रतन सिंह को बंदी बनाता है और धोखे से अपने सैनिक इनके चित्तौड़ के किले में अंदर करवाता है। मारकाट होता है, जानते हो, महारानी पद्मावती जौहर कर ली थी। तो खिलजी के ऊपर एक मूवी आई थी, अभी आप देखे होंगे, तो उसमें ये सब चीज़ें दिखाया गया था। हालांकि पद्मावती कभी भी खिलजी के सामने नहीं आई थी। उन्होंने उनका चेहरा जो देखा था पानी में देखा था, याद होगा आपको, दिखाया गया था, उस मूवी में भी दिखाया गया था, आप देखे होंगे। छोड़िए, किसी काम का नहीं है। तो राणा रतन सिंह थे और उनकी पत्नी थी पद्मावती, जो कि खिलजी से संबंधित चित्तौड़ से थे। और अमीर खुसरो का नाम सुने होंगे आप। अमीर खुसरो ने खजाइन फतूह नामक एक नाटक लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था, ग्रंथ कह सकते हो, नाटक कह सकते हो। खजाइन फतूह, याद रखिएगा, पूछा जाता है। अमीर खुसरो ने लिखा था, जिसमें उसने सुलेमान खिलजी थे और सैवा पद्मावती थी। मतलब उसमें 2 नायक नायिकाएं थे, सुलेमान और सैवा। तो उसमें सुलेमान खिलजी को बनाया था और सैवा पद्मावती को बनाया था। हालांकि आप ये सब सुलेमान सैवा ना याद रहे चलेगा, लेकिन आप ये तो याद रखिएगा, खजाइन फतूह अमीर खुसरो की रचना है, जानते रहेगा। और इसने अब खिलजी की बात करते हैं। 1305 में इसने मालवा पर आक्रमण किया था। वहाँ के शासक थे, मालवा गुजरात में है, वहाँ के शासक थे महलक देव। 1307 में इसने देवगिरी महाराष्ट्र पे आक्रमण किया था। वहाँ के शासक रामचंद्र देव थे और वहाँ पर आक्रमण किया तो रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण किया। याद होगा आपको, इसके पहले भी उसने कर चुका था, इसके पहले भी उसने वहाँ आक्रमण कर चुका था पहले से भी। जब रामचंद्र देव पर आक्रमण किया तो रामचंद्र देव की बेटी इनको पसंद आ गई, उसका नाम था झलवंती।
जलवंती इनको पसंद आ गई और इसने क्या किया, शादी कर लिया जलवंती से, रामचंद्र देव बच गए। शादी कर लेते हैं तो लोग जब शादी करते हैं तो रिश्तेदार को कौन मारने वाला है, या तो राजा मर जाए और जीतने वाला राजा ज़बरदस्ती शादी कर ले, एक कंडीशन ये बनती थी। दूसरी कंडीशन ये बनती थी कि राजा स्वेच्छा से बोले कि हाँ भाई मेरी बेटी या फिर मेरी बहन से शादी कर लो, छोड़ दो हमें। याद होगा आपको, अकबर ने यही किया था, जोधा भाई का नाम याद होगा आपको। जोधा भाई से शादी कर लिया था, राजपूताने को छोड़ दिया था, पूरा राजपूताना छोड़ दिया था, नहीं तो राजपूताना को तहस नहस कर देते अकबर, याद होगा आपको। तो ऐसे राजा लोग संधिया समझौता कर लेते थे, याद होगा आपको। यही नीति अपनाया था ऐबक, याद होगा, नासिरुद्दीन को बादशाह और ताजुद्दीन अल्दौस से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो ये राजाओं की एक नीति होती है। देखिए धर्म जात पात ये तब आता है ना, ये उनके पास ये चीज़ें सौंप दी जाती है जिनको कोई काम नहीं होता, उनको जात पात के नाम पे लड़ा दिया जाता है। जिनको प्रशासन करना है, जिनको अपनी ज़िंदगी जीना है, जिनको बड़े लंबे समय तक कहीं समाज में रहना है ना, वो इन सब के चक्कर में पड़ते नहीं। वो देखते कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। वो आगे बढ़ने के लिए हर प्रक्रिया अपनाते हैं, उसमें ये नहीं देखते कौन किस धर्म का है, कौन किस जात, तब जात धर्म नहीं देखा जाता। वही नेता लोग जो जात धर्म के नाम पे हमें आपस में लड़ाते रहते हैं, आप अगर उनका व्यक्तित्व जीवन, उनका निजी जीवन जब खंगालोगे ना, उनके निजी जीवन के बारे में पता करोगे ना, तो पता नहीं वो कितने निम्न और उच्च जातियों से जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं, रिश्तेदारी में जुड़े रहते हैं, और वो समाज में क्या करते हैं, धर्म के नाम पे आम जनता को लड़ाते रहते हैं। इसलिए इनसे बचिए आप लोग, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। चलिए, तो उसके बाद इसने 308 में सिवाना पर आक्रमण किया था, वहाँ के राजा शीतल देव थे। 309 में तेलंगाना पर आक्रमण किया था, वहाँ के शासक, वहाँ के जो राजा थे प्रताप रुद्र देव थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रताप रुद्र देव। और इनके साथ कौन गया था, मलिक काफूर, याद होगा आपको, हजार दिनारी जिसे बोलते थे, हिजड़ा था एक। तो जब यहाँ पर तेलंगाना पर आक्रमण किया तो वहाँ पर जो शासक थे प्रताप रुद्र देव, इन्होंने क्या किया, मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया। तो तेलंगाना से मिला था, आप तो जानते हो कोहिनूर हीरा, तो तेलंगाना से मिला था और पाया कौन, मलिक काफूर पाया, लाके किसको दिया होगा, दिया होगा अलाउद्दीन खिलजी को। तो सबसे पहले कोहिनूर हीरा कहाँ आया है, अलाउद्दीन खिलजी के पास, याद रहेगा। आइए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। हमने आपको कितनी बार बताया, हमने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी है, ये आपको तैयार होना चाहिए। पूरे खिलजी वंश में यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ चीज़ें और जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को भारत का समुद्रगुप्त कहा जाता है, याद रखिएगा, भारत का समुद्रगुप्त कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबारी कवि था उसका नाम था अमीर खुसरो। इसे भारत का तोता भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को नहीं कहा जाता। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। और अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, अलाउद्दीन खिलजी का, मतलब उसके दरबार में रहता था। जानते हो आप, जो अमीर खुसरो था, इसने तबला और सितार का आविष्कार किया था। तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो ने ही खड़ी बोली और उर्दू भाषा का विकास किया था। हिंदी खड़ी बोली का विकास का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। और इसकी पुस्तक का नाम हमने बताया था खजाइन फतूह, अमीर खुसरो ने लिखा था। इसके अन्य पुस्तक हैं कुछ, मतलब अमीर खुसरो की कुछ और पुस्तकें हैं, नाम बता रहा हूँ मैं, याद रखिएगा। एक पुस्तक का नाम है देवल देवी, मतलब सॉरी, देवल देवी और खिजर खां के ऊपर उसने लिखा है। उस पुस्तक का नाम है आसिका लिखी, सॉरी आसिका, सॉरी, उस पुस्तक का नाम है आसिका। एक पुस्तक लिखा आसिका, किसने लिखा है, अमीर खुसरो ने। और एक पुस्तक और थी खजाइनुल फतूह, ये भी किसने लिखा, अमीर खुसरो ने। एक पुस्तक और थी नूह सिपिहर, ये भी किसने लिखा, अमीर खुसरो ने। एक पुस्तक और है फतूह सिपिहर, इसको भी अमीर खुसरो ने लिखा है। और एक पुस्तक और है तुगलकनामा, किसने लिखा, अमीर खुसरो ने, याद रखिएगा। तो ये तमाम पुस्तक किसने लिखा है, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो के बारे में ही कहा जाता है कि वह लेखक या फिर वह कवि कौन था जो कई सुल्तानों का समय देखा था, मतलब कई सुल्तानों के समय में वो रह चुका था, तो वो है अमीर खुसरो ही थे। और उस तुगलक वंश में भी थे, इसलिए तो उसने तुगलकनामा लिखा है। अमीर खुसरो के जो गुरु थे, उनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया, नाम सुने होगे, जिसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, सुने होगे आप, दिल्ली अभी दूर है, लोग कहते हैं ऐसे बोल देते हैं दिल्ली अभी दूर है। तो ये शब्द किसने बोला था, निजामुद्दीन औलिया ने बोला था। किसके गुरु थे, अमीर खुसरो के गुरु थे। और जानते हैं निजामुद्दीन औलिया के मरने के बाद अगले ही दिन अमीर खुसरो भी मर गया था। और अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी जब मर जाता है, भाई पैदा हुआ तो मरेगा ही, उसके मरने के बाद कुतुबुद मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320, इसका पूरा नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो ये 1316 से 1320 तक शासक बनता है।
इसने खुद को खलीफा कह दिया। देखिए, अभी इनके पहले जो थे अलाउद्दीन खिलजी, वो अपने आप को खलीफा के नियंत्रण से मुक्त रखे कि हमें खलीफा से कोई मतलब नहीं। लेकिन उसके पहले जो शासक होते थे, जब शासक बनते थे तो खलीफा से स्वीकृति लेते थे कि हमें शासक के, हमें सुल्तान की स्वीकृति प्रदान करें। अलाउद्दीन खिलजी आए, बोले कि मुझे खलीफा से कुछ लेना देना ही नहीं। और जब ये मुबारक खिलजी आए, मुबारक शाह खिलजी, तो ये बोले कि मैं ही खलीफा हूँ। इसने खुद को खलीफा कहा। यह दरबार में नग्न जाया करता था, मतलब एक प्रकार सनकी था, नंगे ही दरबार में घूम लिया करता था। सोचिए, कोई शासक हो, कोई राजा हो, और नंगे बिना कपड़े पहने दरबार में घूमता रहे और बोले कि मैं राजा हूँ, कुछ भी करूँ। हाँ, वो एक गाना है ना कि मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। सेम बात है, ये राजा हैं, कुछ भी करें, नंगे ही दरबार में घूमा करते थे। तो लोग कहते दिमागी डिस्टर्ब है, स्क्रू ढीला हो गया इसका। दिमागी डिस्टर्ब था तभी तो खुद को खलीफा बोल दिया। इसने देवगिरी पर आक्रमण कर उसका नाम बदलकर कुतुबाबाद रख दिया था। देवगिरी याद होगा आपको, महाराष्ट्र में है, जहाँ पर शासक थे रामचंद्र देव, याद होगा आपको, यादव वंश के। तो वहाँ पर आक्रमण किया, उसका नाम ही बदल दिया, कुतुबाबाद रख दिया। उसके बाद कोई योग्य शासक नहीं हुआ, धीरे धीरे ये खत्म हो गया। इसके बाद कई अयोग्य शासक हुए और धीरे धीरे ये वंश पतन की ओर चलता गया। और लास्ट में एक शासक था, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, और ये 1320 तक था। 1320 में क्या हुआ कि एक नाम सुने होगा, गाजी मलिक के नाम से मशहूर था, जो कि तुगलक वंश की स्थापना करता है, गयासुद्दीन के नाम से, याद होगा आपको। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, याद जानते हो। उसे गाजी मलिक कहते थे उस टाइम। दीपालपुर में इक्तेदार था, इक्तेदार समझते हो ना, जिन्हें ज़मीन दी जाती थी। तो इक्तेदार था। इसने क्या किया, खुसरो शाह की हत्या करवा दी और एक वंश की स्थापना की, तुगलक वंश। तो इस तरह से खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। खिलजी वंश में हमने जितना भी बताया है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी। उसको आप याद रखिएगा, उसके बारे में जितनी बातें बताई वो सब याद रखिएगा। खिलजी वंश में उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको पढ़ने के साथ साथ ये भी पता करना होगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उससे ही आपको रटना होगा, उसी को तैयार करना होगा। दूसरी बात, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत आप हमारे लिए भी करिए। चैनल को ज़रूर लोगों के पास शेयर करिए ताकि लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। अगले एपिसोड में, मतलब अगले पार्ट में हम चलेंगे तुगलक वंश में, उसको भी समझेंगे डिटेल से। इस एपिसोड में बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें। गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग सल्तनत काल के शासकों को कंप्लीट कर रहे हैं, और इस क्रम में हमने किसको कंप्लीट किया, मतलब किसको किसको निपटा दिया। पहले तो हमने निपटाया गुलाम वंश को, उसके बाद निपटाया किसको, खिलजी वंश को। अब एक बात तो आप जानते हो, दो चीज़ तो आप देखी होगी। गुलाम वंश में अंतिम शासक जो शमसुद्दीन की उमर था, उसकी भी हत्या उसके सेनापति ने की। और एक नए वंश खिलजी वंश की नींव डाली किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। और खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था नासिरुद्दीन खुसरो शाह, उसकी भी हत्या उसके सेनापति जिसका नाम गाजी मलिक था उसने हत्या की, और गयासुद्दीन पूरा नाम था उसका। और उसने एक नए वंश की नींव डाली, तुगलक वंश। एक बात तो समझ में आता है, सेनापति लोग बड़े खतरनाक होते हैं, अगर राजा जरा सा भी चूक जाए तो वंश खत्म हो जाता है। याद होगा आपको मौर्य वंश, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, याद है। और उसकी हत्या उसी के सेनापति ने घोड़ा दिखाने अस्तबल में ले गया था, वहीं पर उसकी हत्या कर दी और एक नए वंश की नींव डाली। याद हो तो आप बताइए कौन से वंश की नींव डाली थी मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके। अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता हो तो, लेकिन किताब का यूज मत करिएगा। अगर किसी का कमेंट नहीं आया तो इतना मैं मान के चलूँगा कि किसी की वो जानकारी नहीं थी, क्योंकि आपको तुरंत सुनते ही कमेंट करना है, किताब देख के कमेंट नहीं करना है। चलिए, आज तुगलकों को ख़त्म कर देते हैं। तो अभी तक हम लोग दो लोग को ख़त्म किया है। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हमने जो गुलाम वंश पढ़ा है उसमें आपको दो शासक को केवल मुख्यतः पढ़ना है। अगर आपके पास बुक हो तो आपको दो शासकों को मुख्यतः पढ़ना है, एक तो इल्तुतमिश, दूसरा बलबन। वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और जो हमने खिलजी वंश पढ़ा ना, इसमें भी आपको अलाउद्दीन खिलजी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। उसके जो कारनामे थे ना, बड़े खतरनाक थे। तो आप उसके कारनामे ही याद रखना, क्या क्या किया था। अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट है वो। अब आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश, उसके बाद बताएंगे कि तुगलक वंश में क्या इंपॉर्टेंट है। आज हम कोशिश करेंगे कि पूरा सल्तनत काल ख़त्म कर दें, क्योंकि सैयद वंश में कुछ है नहीं। आगे का लोधी वंश है, वही थोड़ा खतरनाक है। देखिए, वीडियो का लंबा नहीं बना तो ख़त्म कर देंगे। और एक बात जानते रहेगा, पूरा अगर इतना आप 4-5 वीडियो में इसको पूरा कवर कर लिए ना, तो सल्तनत काल से जो भी क्वेश्चन आएंगे गड़बड़ नहीं होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। आपकी आज्ञा हो तो शुरू करें फिर तुगलक वंश। चलिए, मुझे लग रहा है आज्ञा है। तो तुगलक वंश की जो शुरुआत करते हैं, पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक के नाम से सेनापति था ये खिलजियों के यहाँ, याद होगा आपको। और अंतिम खिलजी शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या किया
एक नए वंश की नींव डाल दी। और एक एक चीज़ अभी तक आपने नोटिस किया कि जो भी वंश शुरू हुआ उसका जो पहला शासक हुआ उसने ज़्यादा समय तक शासन नहीं किया। याद हो तो आप देखिए, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, 4 साल शासन किया, मर गया। उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना जिसने किया वो भी 4-6 साल ही शासन किया था। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और ये देखिए तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक आता है, ये देखिए 5 साल, 1320 से 1325। पहला शासक ज़्यादा दिन शासन नहीं करता है। इससे क्या इतिहास हमें क्या सिखा रहा है? इतिहास में बहुत कुछ सिखाता है। यहाँ से देखिए इतिहास क्या सिखाता है। सिखाता ये है कि जिसने मेहनत करके कुछ बनाया है, जो मेहनत करके कुछ बनाता है, असल बात ये है कि ज़िंदगी उसकी उसी मेहनत में मिट जाती, मतलब बीत जाती है। वो उसका उपभोग ज़्यादा नहीं कर पाता। जानते हो आप, अगर आप आज मेहनत करके कहीं जॉब अपना कर लेते हो और अपना परिवार एक अच्छा माहौल दे पाते हो और एक अच्छी नींव अपने घर की डाल सक पाते हो, तो जानते हो आपके बच्चे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्योंकि जितनी मेहनत आज आप कर रहे हो अपने को स्थापित करने के लिए और अपने परिवार को एक अच्छे लेवल पे लाने के लिए, वो आपके बच्चे को नहीं करनी पड़ी। क्योंकि आप जब जॉब में आ जाओगे ना तो वो अपने परिवार को अच्छे लेवल पे ला लोगे। बस अब बच्चे को केवल पढ़ के कुछ हासिल करना रह जाएगा। अभी आपके साथ क्या होता है, पैसे की तंगी रहती है, आने जाने की प्रॉब्लम रहती है, अच्छी कोचिंग की तंगी रहती है, अच्छी तो कोचिंग नहीं ले पाते, बुक लेना हो तो 10 बार सोचना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलें हैं। ये मुश्किलें जब आप झेल कर आगे बढ़ जाते हो तो होता क्या है कि आपके बच्चे ये नहीं झेल पाते, ये नहीं झेलते, उनको ये सब पहले से मिल जाता है। सेम वही चीज़ देखो आप इतिहास में भी हो रहा है। जो शासक स्थापना कर रहा है किसी वंश का, वो शासक ज़्यादा मेहनत नहीं, मतलब ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाया, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तो उसकी बीत गई उसकी स्थापना में। क्योंकि कहीं पर वो सेनापति रहा पहले, फिर मौका देखकर राजा को मारा, फिर जाके वंश की स्थापना की। मतलब समझ रहे हो ना, इतिहास से सीखोगे ना तो बहुत कुछ सिखाता है। आप भी आज इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, कल को जॉब लगेगी, फिर जाके कहीं शादी होगी। शादी तो बहुत लोग पहले कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि पहले जॉब लग जाए तब शादी करेंगे। फिर जब शादी होगी तब जाके बच्चे आएंगे। जब तक बच्चे आएंगे तब तक आप एक परिवार की कंडीशन सुधार लोगे। और बच्चा आएगा तो आप उसको एक अच्छा स्कूल दिलाओगे, अच्छी कोचिंग दिलाओगे। मतलब शुरुआत में ही सब बेहतर रहेगा। और आप तैयारी करके आगे बढ़े हो तो आपको सारी चीज़ें पता है कि किस की तैयारी करने के लिए कैसे मेहनत करनी है, क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। इसीलिए ये कहा जाता है कि आप भी मेहनत कर लो अच्छे से, क्योंकि आप अपने बच्चे को बता पाओ कि किसकी तैयारी के लिए क्या मेहनत करना होता है। तो इसका फ़ायदा बच्चों को मिल जाता है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, ऐसे घूमते रह जाओगे ना, आने वाली पीढ़ियों को समझा नहीं पाओगे। तो आप जैसे स्ट्रगल कर रहे हो ऐसे आपका बच्चा भी ज़िंदगी भर स्ट्रगल करेगा, उसको कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने लिए ना तो सही, अपने बच्चों के लिए तो पढ़ लो, मेहनत कर लो और समझ लो कि किसकी तैयारी के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, क्या क्या चाहिए। मान लो आपको सफलता ना भी मिले, एक प्रकार से मान लो छोटी सफलता में लेकर ही छोड़ना, बड़ी सफलता मान लो आपको आईएएस बनना है, ना मान लो कि तैयारी आपने भरपूर किया ना भी बन पाए, फिर भी इतना तो आपको तैयारी में पता तो चल जाएगा ना कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या करना होता है। अपने आने वाली पीढ़ियों को समझा तो सकते हो, उनको तो निखार सकते हो। चलिए समझ गए होगे, इतिहास बहुत कुछ सिखाता है अगर आप सीखना चाहो। चलिए गयासुद्दीन तुगलक से शुरू करते हैं। कितने दिन शासन किया? लगभग 5 साल। गयासुद्दीन तुगलक क्या किया था? अब देखिएगा, जो भी वंश हो शासन का आपको सन ना याद रहेगा चलेगा, किस वंश की स्थापना कौन किया ये पता होना चाहिए और उसने क्या क्या कार्य किए ये पता होने चाहिए। तो गयासुद्दीन तुगलक की अगर बात करें तो इसने तुगलक वंश की स्थापना की और इसने दिल्ली में नहरें बनवाई। ध्यान दीजिएगा, इसने दिल्ली में नहरें बनवाई। और क्या किया इसने? और इस विस्तार किया इसने, इनको और विस्तार भी किया। फिरोज शाह तुगलक इसके बाद नहरों पर शाहजहां ने काम किया। मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने नहरें बनवाई थी, इसको जो नहरें इसने बनवाई थी इन नहरों को और विस्तार किया कौन? फिरोज शाह तुगलक। ये जो तीसरा शासक दिख रहा है बाद में आएगा ना, इसके बाद में आएगा। तो ये इन नहरों पर बहुत काम किया, इनको और फैलाया। उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे मुगल वंश भी मिलेगा। मुगल वंश में एक शासक था, शाहजहां नाम था। शाहजहां ने भी नहरों पर बहुत काम किया था। जानते रहिएगा, जनरली चीज़ें ऐसे ही थोड़ा समझे रहेंगे तो याद आएगा। अब देखिए, इसने पहली बार डाक व्यवस्था शुरू की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डाक व्यवस्था किसने शुरू की थी दिल्ली सल्तनत में? गयासुद्दीन तुगलक ने। इसने तेलंगाना पर आक्रमण कर उसकी राजधानी वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया। तेलंगाना में एक राजधानी थी उसकी वारंगल, वहाँ पर ये आक्रमण किया, उसका नाम ही बदल दिया, रख दिया सुल्तानपुर। क्योंकि मुस्लिम शासक था तो सिंपल सी बात है, नाम बदलेगा। दिल्ली के तुगलकाबाद शहर और तुगलकाबाद का किले का निर्माण इसने किया। दिल्ली के तुगलकाबाद शहर, मतलब दिल्ली के तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। और वहाँ पर एक तुगलकाबाद में किला बनवाया था। तो कौन बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। याद रहेगा।
इसका बेटा कौन था, मतलब गयासुद्दीन तुगलक का बेटा कौन था, जौना खां। जौना खां का पूरा वैसे नाम क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो दूसरा शासक दिख रहा है आपको, ये देखो गयासुद्दीन तुगलक है, इसका बेटा है ये मोहम्मद बिन तुगलक, इसका एक नाम था जौना खां। याद रखिएगा, पूछा जाता है जौना खां। जौना खां की याद में इसने, आप एक वाक्य सुने हो, दिल्ली अभी दूर है, सुने हैं? किसने कहा था? चलिए बताते हैं। कल के वीडियो में हमने ये चर्चा किया था, पिछले वीडियो में, दिल्ली अभी दूर है। दरअसल आप नाम सुने होंगे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का नाम सुने होंगे। ये कौन थे? अमीर खुसरो के गुरु थे। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में थे, और ये जो गयासुद्दीन तुगलक था कहीं बाहर आक्रमण पे गया हुआ था, और वो इनसे मतलब क्रोधित था, रुष्ट था। तो इसने वहाँ से संदेशा भिजवाया कि मेरे आने से पहले दिल्ली छोड़ के आप चले जाइएगा। किसको बोला था? निजामुद्दीन औलिया को। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुजूर, दिल्ली अभी दूर है, मतलब पहले आप दिल्ली तो पहुँचो, उसके बाद देखते हैं। तो ये दिल्ली दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसके लिए कहा था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। जानते रहिएगा। अब हुआ क्या कि दिल्ली से थोड़ी दूर पर अफगानपुर था। अफगानपुर में मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो जौना खां है, इसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक लकड़ी का महल बनवाया था, और उसी में गयासुद्दीन रुका था। अब सुनिएगा पूरी कहानी। गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को बोला कि आप मेरे आने से पहले दिल्ली छोड़ के चले जाइएगा, क्योंकि वो उससे रुष्ट था किसी बात को लेकर। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुजूर, दिल्ली अभी दूर है, पहले आप दिल्ली तो पहुँचो। तो दिल्ली आते वक्त वो रास्ते में कहाँ रुका था? अफगानपुर में। एक मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब ये इसका जो बेटा था, इसने एक महल बनवाया था, लकड़ी का महल बनवाया था, उसी में रुका था। और रात में वो महल गिर जाता है, लकड़ी का था तो गिर गया, और उसी में दब के मर गया। तो मतलब क्या हुआ कि वो पहुंच नहीं पाया दिल्ली, और निजामुद्दीन औलिया को छोड़ के जाना नहीं पड़ा। तो उनकी बात सत्य हो गई। इसीलिए लोग अभी कह देते हैं, किसी को भी कह देते हैं कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। ऐसे लोग अभी भी ये लोग बोल देते हैं ना, मुहावरे के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तो उसी में गयासुद्दीन रुका था, और उसके गिरने से मृत्यु हो गई। सिंपल सी बात है, अगर ये मरेगा तो शासक कौन बनेगा? मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि उसका बेटा है जिसका नाम क्या था? जौना खां। तो चलिए मोहम्मद बिन तुगलक को देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है कि सल्तनत काल में जितने भी शासक हुए, मतलब गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, जितने भी वंश थे, उसमें जितने भी शासक हुए, उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था ये मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन लोग इसे पागल और सनकी बोलते थे। बहुत पढ़ा लिखा था ये, फिर भी इसे लोग पागल सनकी, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं तो आप जानते हो पागल सनकी ही हो जाते हैं। लोग कहते हैं इनका स्क्रू ढीला हो गया है। ये बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन इसके कुछ निर्णय ऐसे थे, इतने खतरनाक थे, जिसकी वजह से लोग इसे पागल या सनकी कहने लगे। अब सुनिएगा, यह ऐसा शासक था कि हिंदुओं के त्यौहार में भी सम्मिलित होता था। और इसने 1326-27 में, 1325 में शासक ही बनता है, क्योंकि 1325 में इसका बाप मर जाता है। तो 1326-27 में राजधानी को दिल्ली से महाराष्ट्र देवगिरी में स्थानांतरित कर दिया। अभी सुनिएगा, पहले राजधानी कहाँ रहती थी? लाहौर रहती थी। लाहौर से दिल्ली कौन लाया? इल्तुतमिश लाया, याद होगा आपको। तो अभी राजधानी दिल्ली रहती थी सबकी, तो इसने राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया? देवगिरी से स्थानांतरित कर दिया। देवगिरी में स्थानांतरित कर दिया। देवगिरी कहाँ है? महाराष्ट्र। सोचिए, दिल्ली से महाराष्ट्र कितनी दूर है। महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया तो क्या हुआ कि जितने सेना थे, जितनी भी चीज़ें थी, सबको देवगिरी पहुंचाना था। अब इतनी आसानी थोड़ी है, विंध्याचल पर्वत पार करके जाना है, दिल्ली से अरावली पार करो और विंध्याचल पार करो, तब जाके आप महाराष्ट्र पहुंचोगे। इतना आसान तो है नहीं, आज की तरह प्लेन तो चलता नहीं था उस टाइम। जनता बहुत परेशान हुई इसके चक्कर में। अब इसने राजधानी बदल दी तो लोगों को जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि राजा था भाई, राजा से कौन बहस करता? राजा को लोग सलाह ही दे सकते हैं ना, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। याद होगा आपको, एक शासक था, नंगे घूमता था, तो उसको सलाह ही दे सकते हैं ना, भाई कपड़ा पहन लो। ज़बरदस्ती कोई कपड़ा तो उनको नहीं पहना सकता ना। सेम चीज़ यहाँ भी थी। इसने राजधानी देवगिरी बना दी है महाराष्ट्र में, और देवगिरी का ही नाम आज दौलताबाद है, ध्यान दीजिएगा। और देवगिरी जब किया तो वहाँ पर जब महाराष्ट्र गया तो महाराष्ट्र में भीषण अकाल पड़ने लगा। वहाँ से कुछ दिन बाद इसे समझ में आया कि हम तो फालतू में राजधानी बदल दिए, वापस राजधानी दिल्ली लेकर कर दिया। कुछ समय पश्चात इसने क्या किया? राजधानी दौलताबाद से फिर से दिल्ली कर दिया। सोचिए, एक बार कोई आपसे बोले कि चलिए दिल्ली से दौलताबाद चलते हैं, राजधानी वहीं रहेगी, आप लोग वहीं रहिए। राजा ने कहा, आप राजा की बात माने चले आए। आपको 2-3 महीना लगा पहुंचने में, पहुंचे, स्टेब्लिश हुए, 1-2 महीना रहे, फिर राजा को लगा कि नहीं यहाँ सही नहीं है, वापस दिल्ली चलते हैं। फिर दिल्ली चल दिए। तो फिर 3 महीना आप पैदल चल के जाओगे तो गुस्सा नहीं लगेगा? लोग बहुत गुस्सा आते थे, लेकिन राजा था भाई, क्या कर सकते थे, जो भी कहता था करना पड़ता था। तो यहाँ से इसे पागल या सनकी कहना शुरू कर दिए। तो ये पहला मामला फेल हो गया। दूसरा क्या हुआ? गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र में, दिल्ली में है तो दिल्ली से यमुना नदी गई है, जानते हो, और बगल में, क्योंकि दिल्ली यूपी के बॉर्डर पे है, दिल्ली से यमुना नदी गई है और बगल में गंगा नदी तो यूपी में बहती है, आप जानते हो।
तो गंगा और यमुना का जो क्षेत्र होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ये ये मैप आपको दिख रहा है, ये मैप है उत्तर प्रदेश का। ये उत्तर प्रदेश है और ये दिल्ली है। ये दिल्ली है, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में देखो यमुना नदी ऐसे आई हुई है, ऐसे आई हुई है, ऐसे गई हुई है, और गंगा नदी ऐसे आई हुई, ऐसे गई हुई है। तो यमुना नदी आके इलाहाबाद में इससे मिल जाती है ऐसे। तो इन दोनों के जो ये बीच का क्षेत्र है ना, इसे दोआब क्षेत्र बोलते हैं। तो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है बड़ा उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टियाँ आती हैं, तो बहुत उपजाऊ है। तो इसने क्या किया कि गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र में टैक्स बढ़ा दिया। भाई वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी ज़्यादा है, वहाँ पर फसल ज़्यादा होती है, अच्छी होती है, वहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया। क्या हुआ कि यहाँ पर अकाल पड़ गया। जैसे इसने टैक्स बढ़ाया, अकाल पड़ गया और जनता खाने के लिए मरने लगी। तो इसका टैक्स बढ़ाना भी यहाँ पर नुकसानदेह हो गया, जनता इसके खिलाफ हो गई, विद्रोह होने लगा। तो कुछ समय बाद इसने टैक्स बंद कर दिया। अब देखिए इसकी ये भी नीति फेल हो गई। पहली नीति क्या फेल हुई, दिल्ली राजधानी बदला, वो भी फेल हुआ। दूसरी नीति क्या हुई कि दोआब में टैक्स बढ़ाया, वो भी फेल हो गया। तीसरा इसने क्या किया, इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया। सांकेतिक मुद्रा जानते क्या होता है? ऐसी मुद्रा जिसकी वैल्यू उतनी नहीं होती जितनी कि वो संकेत करती। जैसे आपके पास 500 की नोट है, क्या ये बताइए 500 की नोट बनाने में 500 रुपये खर्च हुआ होगा? आपके पास 1000 की नोट हो, क्या 1000 की नोट बनाने में 1000 रुपये खर्च हुआ होगा? नहीं। लेकिन वो संकेत कर रही मैं 500 हूँ, तो वो 500 की वैल्यू लेकर रहेगी। बात समझ में आ रहा है? सांकेतिक मुद्रा जिसकी वास्तविक वैल्यू उतनी नहीं होती, लेकिन संकेत उतनी जितने करेगी उतने वो बिकेगी, तो उसे बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा। इसका मतलब आज जो हम मुद्रा यूज करते हैं वो सांकेतिक मुद्रा है। बात क्लियर है? लेकिन पहले क्या होता था, सांकेतिक मुद्रा नहीं चलती थी। पहले तांबे की मुद्राएं चलती थी। तांबे का जो दाम होता था उसके हिसाब से बिकती थी, जितना वजन होगा तांबे का। सोने की मुद्राएं होंगी, जितना वजन होगा उसके हिसाब से बिकती थी। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि आज से अ, तांबे की मुद्रा भी सोने की मुद्रा के बराबर बिकेगी। मतलब कि अगर तांबे की मुद्रा पर लिखा है 500, तो वो सोने की मुद्रा के 500 के बराबर रहेगी। तो क्या होगा, तांबे की मुद्रा संकेत करेगी कि मैं 500 की हूँ। बात क्लियर हो रही है? तो इसने क्या किया कि तांबे तांबे की मुद्रा को भी सोने की मुद्रा में संकेत में बदल दिया। तो अब क्या हुआ कि लोगों के घर में जो तांबा था, घर में से तांबा निकाल निकाल के मुद्रा बनाने लगे। मुद्रा बना बना के ये क्या करे, सरकारी खजाने में जमा करके वहाँ से सोना उठा लाए। इसका धीरे धीरे राजकोष ही खाली हो गया। तो सांकेतिक मुद्रा चलाने से इसको ही नुकसान हो गया, क्योंकि पूरा तांबा जो समाज में था, जनता में था, इसके राजकोष में चला गया, और जो राजकोष में सोना था पूरे समाज में आ गया। इसको फिर से नुकसान हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक बार फिर से फेल हो गया। मतलब कि 3 बार इसने काम किया, तीनों बड़े खराब तरीके से, बुरी तरह से फेल हो गए। इसलिए लोग इसे पागल या सनकी बोलते थे, कुछ भी करने लगता है। लेकिन एक बात जानते रहिएगा, इसने पंजाब के 1337 में इसने पंजाब के नगरकोट को जीता था। पंजाब में एक नगरकोट था, वहाँ पर इसने आक्रमण किया, जीत लिया। और जानते हैं पूरे सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का ही था। भले लोग पागल सन की बोलते थे, लेकिन सबसे बड़ा साम्राज्य इसी का था। इसी के समय में मोरक्को निवासी इब्न बतूता, आप जानते हो कि इब्न बतूता इसी के समय में भारत आया था। और उसकी एक पुस्तक है, किसकी, इब्न बतूता की। उसका नाम है रेहला, जिसे सफ़रनामा कहते हैं। वो उसकी आत्मकथा है। रेहला पूछा जाता है किसकी पुस्तक है, इब्न बतूता की। इब्न बतूता किसके समय में भारत आया, मोहम्मद बिन तुगलक, याद रहेगा। इसके ही दरबार में इतिहासकार बर्नी रहते थे, बर्नी। और उनकी एक पुस्तक है तारीख फिरोज शाही। और इसके ही दरबार में इतिहासकार इसामी रहते थे, और उनकी पुस्तक थी फुतूह उस सलातिन। ये पुस्तकें नाम याद रखिएगा, बर्नी की और इसामी की, पूछा जाता है। और इसी के समय में, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में, 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में क्या हुआ था, याद है आपको? हरिहर और बुक्का नामक आदमियों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, याद होगा आपको। जो कि कहाँ था, कर्नाटक में। कर्नाटक के कहाँ, हम्पी में, याद है आपको। और इसी के समय में, क्योंकि ये 1325 से 1351 तक शासन किया था, तो इसी के समय में 1347 ईस्वी की बात है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का नाम सुने हो आप? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। सोचो, इसके समय में बड़े बड़े वंश स्थापित हो रहे थे, और पूरे सल्तनत काल में सबसे बड़ा वंश इसी का था। फिर भी इसके समय में 2 वंश स्थापित हुए। एक हरिहर बुक्का ने किया था विजयनगर साम्राज्य की, और एक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। वो भी दक्षिण में ही स्थापित किया था, याद रहेगा ना। और दूसरी बात, मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल या फिर विरोधी तत्वों का मिश्रण भी कहा जाता था। कई नाम उसके थे, जानते रहेगा। इसे उलूग खां भी कहा जाता था। उलूग खां कुछ लोगों को और कहा जाता था, जैसे बलबन को भी कहा जाता था, अलमास बेग को कहा जाता था, और मोहम्मद बिन तुगलक को भी कहा जाता था। इसके बाद इसका चचेरा भाई शासक बनता है। और एक बात जानते रहेगा, इसने कृषि विभाग बनवाया था। उसका नाम था दीवान ए अमीर को ही किसी कृषि विभाग था। खेती से संबंधित बातें वहाँ पर होती थी, और उनसे खेती को बढ़ावा देने के काम होते थे। मोहम्मद बिन तुगलक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक दलदल में फंस गया था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आक्रमण करने गया था, वहाँ एक दलदल में फंस गया, और वहीं पर दलदल में डूब के मर गया।
इसके मरने पर विद्वानों ने क्या कहा था, याद है आपको? इसके मरने पर विद्वानों ने कहा कि प्रजा को सुल्तान से, सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई। प्रजा को सुल्तान से इतना परेशान किया था प्रजा को, सिंपल सी बातें बोलेंगे ही। तो विद्वानों ने कहा था, ये क्वेश्चन, ये कोटेशन पूछा जाता है कि कोटेशन किसके लिए कहा गया है, तो ये कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। प्रजा को सुल्तान से, सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई। दो तीन चीज़ें याद रखिएगा, सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा शासक था और पूरे सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य इसी का था, याद रहेगा। एक शासक और इसी वंश का देखते हैं उसको। अब सुनिएगा, फिरोज शाह तुगलक की बात आती है। 1351 से 88 तक इसने शासन किया, बड़े स्तर पर इसने शासन किया। किसके बाद बनता है ये? बनता है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये राजा बनता है, याद होगा आपको। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, अब बनता है फिरोज शाह तुगलक। इसने कुछ नए तरीके से काम किया। इसने क्या किया? 5 शहर बसाए, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसने 5 शहर बसाए। नाम क्या था? फतेहाबाद, फिरोजाबाद। सुने हो फिरोजाबाद? उत्तर प्रदेश में है ना। किसके लिए मशहूर है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिरोजाबाद में क्या मशहूर है? फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार। याद होगा आपको जौनपुर। जौनपुर तो आप जानते ही होंगे। और इसमें जो जौनपुर की स्थापना की थी, ये अपने भाई जौना खां की याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसने फिरोज शाह कोटला का निर्माण करवाया, याद होगा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। इसने PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग की स्थापना कराई, जो कि सड़कें बनवाते थे, नगर निगम वाला जितना काम था ये PWD के अंतर्गत आता है, जानते हो ना। इसने ही शुरुआत की थी इसका। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अनुवाद विभाग समझते हो कि विभिन्न ग्रंथों का अनुवाद किया जाएगा फारसी में। ख्वाजा अजाउद्दीन ने दयाले फिरोज शाह नामक पुस्तक लिखा था, जो कि नक्षत्र दर्शन से संबंधित था। फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम था फुतुहात ए फिरोज शाही। याद रखिएगा, फुतुहात ए फिरोज शाही। पूरे सल्तनत काल में अकेला ऐसा शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, ध्यान दीजिएगा। पूरे सल्तनत काल में अगर कोई किसी ने अपनी आत्मकथा लिखी तो वो फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी, याद रहेगा। इसने रोजगार दफ्तर की स्थापना की। इसने दीवाने खैरात के तहत दान किया करता था। दीवाने खैरात के तहत यह दान किया करता था। इसने पहली बार ब्राह्मणों से जजिया कर लिया। पहली बार किसी ने ब्राह्मणों से जजिया कर लिया है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक किसी ने ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिया था। इसने हक ए सर्व नामक कर, जो कि सिंचाई कर था, वसूला, जो कि 1/10 होता था, सिंचाई कर वसूलता था। इसने कई नहरों का निर्माण कराया, जैसे कि यमुना से हिसार तक, यमुना से फिरोजाबाद तक, सतलज से घग्गर तक, घग्गर से फिरोजाबाद, सिरमौर से हांसी, ऐसे बहुत सारे नहरों का इसने निर्माण कराया। इसने मुस्लिमों से जक़ात लिया। देखिएगा, जजिया हिंदुओं से लिया जाता था लेकिन ब्राह्मणों से नहीं लेते थे, लेकिन इसने लिया और मुसलमानों से जक़ात लिया जाता था। इसने खराज लिया, जो कि मुख्य कर था। इसने खुम्स कर लिया। खुम्स कर क्या था? लूट का मतलब, अगर कोई कहीं पर लूटता था, कहीं पर जाके किसी को खजाने को लूट लिया तो उसका 1/5 हिस्सा ये लेता था, जिसे बोलते थे खुम्स कर। इसने घूस व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया सैनिक भर्ती में। घूस व्यवस्था समझते हो ना। इसके सेनापति कहीं पर सेना भर्ती कर रहे होते हैं तो ये जाकर उनसे बोलता था कि, मतलब चुपके से उनको बोलता था कि भाई अगर आपकी भर्ती नहीं हो पा रही तो मुझे कुछ पैसे दो, मैं भर्ती करवा देता हूँ। मतलब घूस व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया। इसने दीवान बंदगान विभाग की स्थापना की, जहाँ लगभग 1,80,000 गुलाम रखे जाते थे। दीवान बंदगान में बंदी रखे जाते थे, ऐसे याद रखिए, बंदी मतलब गुलाम रखे जाते थे। इसने ससगनी, अद्धा, विख नामक सिक्का जारी किया था। सिंध प्रांत के दलदल में फिरोज शाह तुगलक की भी मृत्यु हुई। सोचिए, जहाँ पर इसका भाई मरा था वहीं ये भी जाकर ये भी मर गया। तो एक बात जानते रहेगा, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है। पूछा ये जाता है कि सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को। इतिहासकार हेनरी इलियट ने इसे सल्तनत काल का अकबर कहा है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब सुनिएगा, ये महत्वपूर्ण शासक हुए जो 3 शासक थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और यहीं बड़े स्तर पे काम किए। उसके बाद जो छोटे छोटे शासक आए वो काम नहीं किए, उनके समय में साम्राज्य कमज़ोर होता गया, धीरे धीरे वो ख़त्म हो गए। तो केवल आप नाम जानते रहिएगा। अब जो शासक हम 2-3 बता रहे हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, इसलिए उनसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जानते रहिएगा। अब ये जैसे ही फिरोज शाह तुगलक हटा, मरा ये, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से एक आदमी बैठता है 1388 से 89, 1 साल के लिए। फिरोज शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गयासुद्दीन गद्दी पर बैठा है। उसके विलासी प्रवृत्ति के कारण उसके सरदारों ने उसकी हत्या कर दी और उसके पौत्र सफदर जंग के पुत्र अबू बकर को 1389 में दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। अब अबू बकर जब बैठा तो 89 से 90, 1 साल के लिए। अबू बकर के शासक बनने के बाद शहजादा मोहम्मद ने अपने को सुल्तान घोषित कर लिया। तो उसके बाद फिर लड़ाई हुई और वो भी मारे गए। उसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद 1390 से 94, 4 साल के लिए आया।
वो भी शराब पीने मदिरा में मस्त था और दिन भर हरम में रहता था। हरम मतलब जहाँ पर ढेर सारी इसकी पत्नियाँ रहती थी, वहाँ मस्त रहता था। तो इसके ये भी कुछ काम नहीं कर पाया क्योंकि ये बाप के पैसे पे मज़े उड़ा रहे थे ये लोग, तो कुछ करेंगे तो नहीं, सिंपल सी बात है। बात 1394 की है। नासिरुद्दीन महमूद ने इसकी हत्या की। किसकी हत्या की? नासिरुद्दीन मोहम्मद की हत्या नासिरुद्दीन महमूद ने की और एक अपने को राजा घोषित किया। लेकिन उसका एक सेनापति था, उसका नाम था खिज्र खां। खिज्र खां ने 1414 में, हालांकि कुछ दिन, ये 94 से 6 साल इधर 14 साल उधर, मतलब कि 20 साल इसने शासन किया था। बहुत बड़े स्तर पर नहीं किया था, धीरे धीरे शासन इसका कमज़ोर होता गया। बड़े बड़े राज्य अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिए। तो खिज्र खां इसका सेनापति था। उसने क्या किया, इसकी हत्या की और एक नए वंश की स्थापना की। वंश था सैयद वंश। तो खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी, याद होगा आपको। अब आगे बढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसको यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सैयद वंश थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि सैयद वंश से क्वेश्चन नहीं आते। लोधी वंश कंप्लीट करेंगे, पूरा सल्तनत काल कंप्लीट हो जाएगा। ये 3-4 वीडियो में हम पूरा 5 वंश कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर इसको आप देख लिए हो अच्छे से, 1-2 बार देख लेंगे, मेरा दावा है कि सल्तनत काल से क्वेश्चन आपसे गड़बड़ कभी नहीं होंगे। बस इस पूरी कहानी को दिमाग में बैठा लीजिएगा और जहाँ कहीं भी रहिए मेहनत से पढ़िए। इतनी मेहनत करिए कि अपनी नज़रों में नज़र मिलाकर आप अपने आप को बोल सको कि हाँ, हमने बहुत मेहनत की थी। कल को आप आईने के सामने खड़े होकर अपने ही नज़रों से अपनी नज़र ना मिला पाओ कि हाँ, मैंने तो मेहनत ही नहीं की थी, मैं तो केवल टाइम पास कर रहा था। टाइम पास मत करिएगा, मेहनत करिएगा। जितनी मेहनत करोगे आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। एक बेहतर शिक्षा ले पाओगे, आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर शिक्षा दे पाओगे, समाज में इज्जत बढ़ेगी, लोग आपकी इज्जत करेंगे। आशा करते हैं कि आप हमारी बात समझेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि चैनल को ज़रूर शेयर किया करिए आप लोग। जब तक आप शेयर नहीं करोगे, लोग इसके बारे में जान नहीं पाएंगे। और हम चाहते हैं कि लोग इसके बारे में जानें। आप भी चाहते होंगे तो ज़रूर शेयर करिएगा और पढ़िए मन लगा के, दिल लगा के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें। गुड मॉर्निंग, यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सल्तनत काल को कंप्लीट कर रहे हैं और यकीन मानिए कि अगर आप इसको कंप्लीट कर लिए ना, तो सल्तनत काल से एक भी क्वेश्चन आपसे गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। बस आप एक बार ये वीडियो देखकर एक बार किताब से पढ़ लीजिएगा, बस कभी भी इससे क्वेश्चन गलत होंगे नहीं। बस आप एक बार ध्यान से पूरी कहानी भी समझने की कोशिश करिएगा। हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी गुलाम वंश देखा था, उसके बाद हमने देखा था खिलजी वंश, उसके बाद हमने देखा था तुगलक वंश। 3 वंश हम देख चुके हैं। आज छोटा सा एक वंश है सैयद वंश, हालांकि क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि ये बीच में पड़ता है, देखेंगे। उसके बाद लोधी वंश इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देखेंगे। अब एक बात जानते रहिएगा, गुलाम वंश में इल्तुतमिश और बलबन को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ना है, देखना है, समझना है, सुनना है। उसके बाद खिलजी वंश में आपको अलाउद्दीन खिलजी को मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ना है, लिखना है, समझना है, उसके सारे कारनामे पढ़ने हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है तुगलक वंश में। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के उसको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आपको जिसको पढ़ना है उसका जो भाई था, याद होगा आपको, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका भाई बनता है फिरोज शाह तुगलक, उसको पढ़ना है। तो वो उतना उसको पढ़ना है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना है, उसके सारे कारनामे पढ़ने हैं, जिस तरह से उसे सन की पागल जो भी कहा जाता था, पढ़ना है। फिर हमने कहा कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद करके, उसकी हत्या किया। उसका सेनापति था खिज्र खां और उसने उस क्षेत्र को लूटा और एक नए वंश की नींव डाली। उस वंश का नाम था सैयद वंश, जिसका समय चला 1414 से 1451। कुछ नहीं किया ये उस बंदे ने, बहुत काम नहीं किया है, लेकिन शासन किया है दिल्ली सल्तनत पे, तो जानना पड़ेगा। इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं, लेकिन जानना पड़ेगा इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं खिज्र खां के बारे में। सैयद वंश, सैयद वंश का पहला शासक था खिज्र खां, क्योंकि इसी ने स्थापना की थी। जैसे मैं पहले से ही बताते आया हूँ कि पहला शासक बहुत दिनों तक शासन नहीं कर पाता है। बात तो क्लियर हो रही है ना। देखिए ये भी 1414 से 1421 7 साल शासन किया है। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ज़िंदगी तो बीत जाती है बेचारे के सेनापति के रूप में। जब किसी को मार के राजा बनता है तब तक उम्र बीत जाती है, जैसा कि आम लोगों के साथ होता रहता है। तो ये इसके भी साथ हुआ, तो ज़्यादा दिन शासन नहीं किया। उसके बाद जो शासक आए इससे ज़्यादा शासन किया। जैसे मुबारक शाह आया 21 से 34 तक किया, मोहम्मद साफिर आया वो 34 से 45 तक किया। तो और लोग आते हैं तो अब उनको बना बनाया सब मिल जाता है, तो केवल शासन करना रहता है शासन। और इसको तो बनाना पड़ा, पूरा एक वंश स्थापित करना पड़ा। तो खिज्र खां को शुरू करते हैं। हुआ क्या कि सैयद वंश का जो ये संस्थापक, इसने सैयद वंश की स्थापना की और ये दिल्ली की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। और इसने जिस उपाधि से बैठा था, ये पूछा गया क्वेश्चन है, रैयत रैयत ए आला।
रैयत ए आला की उपाधि से दिल्ली की गद्दी पे बैठा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी उपाधि लिया था ये? तो रैयत ए आला की उपाधि से ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। खिज्र खां अपने को तैमूर के लड़के शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था। तैमूर लंग का नाम सुने होंगे, बड़ा खतरनाक शासक था मध्य एशिया का। तो ये उसका एक लड़का था शाहरुख, उसका प्रतिनिधित्व बताता था, ताकि ये जोड़ता था उससे अपने को, ताकि तैमूर लंग इसके ऊपर आक्रमण ना करे, इसीलिए ये ऐसा करता था। और जानते हैं, इसने अपने सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों का नाम खुदवाया। सोचिए, अपने सिक्के पर इसने तुगलक सुल्तानों के नाम खुदवाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन सा शासक अपने शासन में दूसरे शासक के राजाओं के नाम खुदवाता था, तो ये खिज्र खां था। और 1421 में जब इसकी मृत्यु हो गई, तो इसने अपने मृत्यु के पहले ही अपने बेटे मुबारक शाह के लिए गद्दी को छोड़ के उसे मतलब कि उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। जानते हो, जब ये खिज्र खां जब शासक बना था, तो ये तैमूर लंग और शाहरुख के नाम के खुतबे पढ़ा था, मतलब कि उनके नाम से शपथ लिया था। उसके बाद मुबारक शाह बनता है। मुबारक शाह के बारे में थोड़ा सा जान लें। यह खिज्र खां का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी था। इसने शाह की उपाधि धारण की थी। इसने भी सिक्के चलवाए थे और खुतबे पढ़े थे, जानते रहेगा। बहुत कुछ इसने नहीं किया था, और इसकी भी कुछ दिन के बाद मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बनता है मोहम्मद शाह बनता है। इसने भी बहुत कुछ नहीं किया, और ये बस जितना शासन था उसी में ये खुश था। अब हुआ क्या कि अब यहाँ से कहानी थोड़ा जोड़ के सुनिएगा, क्योंकि ये अब यहीं से कहानी स्टार्ट हो रही है और ये आगे काम देगी। दरअसल ये जो मोहम्मद शाह था, इसी के समय में मुल्तान कहाँ मिलेगा आपको? पाकिस्तान में। ये लोग दिल्ली में शासन कर रहे थे, तो दिल्ली से आप पश्चिम के साइड में जाएंगे तो आपको पाकिस्तान मिलेगा। सिंपल सी बात, भारत का मैप तो याद होगा आपको। तो ये मुल्तान में वजीर था कौन? बहलोल लोदी। नाम से याद रखिएगा, क्योंकि ये लोदी वंश का संस्थापक है बहलोल लोदी। अभी इसके यहाँ क्या है? सेनापति, एक वजीर के तौर पर मुल्तान में ये काम कर रहा था। अब क्या हुआ कि मोहम्मद शाह, ये जो मोहम्मद साहब है, कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद इसका बेटा अलाउद्दीन आलम शाह जो है वो गद्दी पे बैठता है। इसका समय 1445 था। गद्दी पे बैठता है। जब ये गद्दी पे बैठता है, ध्यान रखिएगा, अभी बहलोल लोदी कहाँ है? लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी अभी कहाँ है? अभी मुल्तान में है। और आलम शाह दिल्ली की गद्दी पे बैठता है मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद। जब ये दिल्ली की गद्दी पे बैठता है तो ये कमज़ोर शासक था, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, और दूसरी बात ये विलासी प्रवृत्ति का था, मतलब कि महारानियों के बीच में ही मस्त रहता था, राजकाज से मतलब नहीं था। तो इसका एक सेनापति था, उसका नाम था हमीद खां। हमीद खां से इसकी अनबन हो गई, और इसको लगा कि जो लोग डरे हुए होते हैं ना, जिनके अंदर ताकत नहीं होती, मतलब जिनका अंदर से उनका दिल मजबूत नहीं होता, उनका जिगर मजबूत नहीं होता, वो ऐसे ही डर डर के जीवन जीते हैं। इसको लगा कि मेरा वजीर मेरे खिलाफ हो जाएगा और मुझे मार देगा, तो ये वहाँ से छोड़ के, मतलब कि दिल्ली से गद्दी छोड़ के बदायूं भाग गया, और वजीर वहाँ कब्जा कर लिया। क्या नाम था उसका? हामिद खां। कहानी समझ में आ रही है ना? अभी फिर से मैं समझा रहा हूँ। मोहम्मद शाह के समय में, इसके बाप जो था मोहम्मद शाह, ये ऊपर वाला, ये मोहम्मद शाह के समय में बहलोल लोदी मुल्तान में वजीर था। मोहम्मद शाह की मृत्यु होने के बाद उसका बेटा अलाउद्दीन आलम शाह ये गद्दी पे बैठता है। तो इस समय ये एक विलासी प्रवृत्ति का था, कमज़ोर शासक था, बहुत डर डर के शासन कर रहा था, और इसके शासन ढंग से ना करने से इसकी वजीर से इसकी अनबन हो गई। इसके वजीर का नाम था हामिद खां। तो हामिद खां के डर की वजह से ये गद्दी छोड़ के भाग गया वहाँ से, कुछ दिन बाद आऊँगा। तो हामिद खां वहाँ कब्जा कर लिया। बहलोल लोदी ये सब देख रहा था। कहाँ था वो? मुल्तान में था। वो मुल्तान से यहाँ आया, आक्रमण किया, और इस बंदे को ख़त्म किया, हामिद खां को, और एक नए वंश की नींव डाली। और कौन सा वंश था वो? वंश था लोदी वंश। देखिए, हमने कहा था ना, सैयद वंश में बहुत कुछ है नहीं, कुछ नहीं था उसमें, बस वैसे आए, 2 दिन शासन किए, 4 दिन शासन किए, कुछ करना तो है नहीं। फ्री का मिल जाता है इन लोगों को, मेहनत करके प्राप्त करें तो उसकी इज्जत करें। फ्री का जब मिलता है ना तो कोई इज्जत नहीं करता है। इसीलिए कहा जाता है कि फ्री में किसी को कुछ भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को कोई चीज़ फ्री में देते हो ना, लोग उसकी इज्जत करना भूल जाते हैं। याद होगा आपको, 20 रुपये का एक बॉटल पानी खरीदते हो आप जब ना, तो पूरा पानी पीने का सोचते हो, जरा सा भी पानी बाहर नहीं फेंकते हो। लेकिन वही पानी अगर आप घर से बॉटल में भर के ले जाते हो ना, तो कहीं भी गिरा देते हो, क्योंकि आपने उसे नल से निकाला था, कुएं से निकाला था, कहीं से भी लिया था, खरीदा नहीं था। तो जब आप किसी की चीज़ पे पैसा नहीं लगाते हो ना, तो उसकी कीमत नहीं करते हो। याद होगा अभी कोरोना के टाइम में इतना ऑक्सीजन पर्यावरण में भरा पड़ा हुआ है, हम इसकी इज्जत नहीं करते, इतना प्रदूषण फैलाते रहते हैं, जहाँ कहीं भी हो वहीं गंदगी फैलाते रहते हैं। सोचिए,
कोरोना के समय में जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी तो ऑक्सीजन के टैंक ले लेके घूमने लगे, खरीदने लगे, तब उसकी कीमत समझ में आई। इसीलिए कहा जाता है किसी को भी अपना कुछ भी दो, समय दो, पैसा दो, कुछ भी दो। आप किसी को पढ़ा रहे हो, फ्री में कुछ मत दिया करो, क्योंकि फ्री में दिया गया चीज़ की कोई कीमत नहीं करता है। जो कीमत करेगा ना वो कभी भी फ्री में लेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत लोग कहते हैं मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, बहुत लोग कहते हैं मैं फ्री में बहुत कुछ कर देता हूँ। तो फ्री में करने से वो सामने वाला उसकी कीमत नहीं समझता है। कीमत जब तक नहीं समझेगा उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलिए इधर चलते हैं। अब इधर हम आप पढ़ेंगे लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526 तक था। यही तगड़ा वंश है, इसी को पढ़ते हैं अच्छे से। अब सुनिएगा, लोधी वंश की स्थापना कौन करेगा? सिंपल सी बात आपके दिमाग में आ रहा होगा, बहलोल लोधी। ये बात तो क्लियर हो रही है कि क्यों कर रहा होगा, क्योंकि यही था उस समय सेनापति। लोधी वंश की स्थापना कौन करेगा? बहलोल लोधी। क्यों करेगा? क्योंकि यही उस समय सेनापति था। सिंपल सी बात है, तो हमें याद होगा कि बहलोल लोधी ही करेगा। चलिए फिर लोधी वंश को पढ़ते हैं। अगर लोधी वंश के शासकों की बात करें तो पहला हम पढ़ेंगे बहलोल लोधी। ये पहला शासक था जिसने स्थापना करके एक लंबा जीवन जिया। देखिए तो 51 से 89 तक। अभी तक हम क्या देखते आ रहे थे कि पहला शासक ज़्यादा दिन तक शासन नहीं करता था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बीत जाती थी सेनापति के रूप में। लेकिन बहलोल लोधी को जरा देखिए आप, 1451 से 1489, काफ़ी लंबा शासन कर गया। इसका मतलब क्या, जल्दी ये मार दिया था सैयद वंश के अंतिम शासक को, तभी ये जल्दी शासक बन गया। अब ये जब शासक बना, अब यही आपको लोधी वंश अच्छे से तैयार करना है। लोधी वंश क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो अगर कभी क्वेश्चन है लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। इसने अपने नाम से बहलोली सिक्का चलवाया था, याद रखिएगा। इसने जो सिक्का चलवाया था ना, सिक्कों को बहलोली सिक्का कहा जाता था। बहलोली सिक्के चलवाए थे, और इसने जौनपुर तक अधिकार कर रखा था। और जानते हैं, यह अफगानिस्तान में एक कबीला है, गिलजाई कबीला। गिलजाई कबीला उससे संबंधित है ये। बहलोल शाह गाजी की उपाधि से ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। किस उपाधि से बैठा था? बहलोल शाह गाजी की उपाधि से। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो आप मुगल वंश पढ़ोगे, हालांकि दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल वंश का ही नंबर है, तो हम ये मान के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको मुगल वंश के बारे में कुछ जानकारी होगी। आपको केवल ये बताना है कि मुगल वंश का कौन सा सुल्तान था जो सबसे लंबी उपाधि धारण करके गद्दी पे बैठा था, उसका नाम आपको बताना है। चलिए इधर पढ़ते हैं। इसने कौन सी उपाधि ली? बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली की गद्दी पे बैठा। और अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि सैयद वंश का अंतिम शासक था, याद होगा आपको, वह जब दिल्ली छोड़ के बदायूं भाग गया था डर की वजह से, तब जाकर इन्होंने दिल्ली के कब्जा किया था और वहाँ पर अपने वंश की स्थापना की थी। बदायूं कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताना है आपको, बदायूं की क्या विशेषता है? बदायूं की क्या विशेषता है जिसके लिए वो जाना जाता है? पता हो जरूर बताइएगा, नहीं तो हम बताएंगे आपको। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। अब इसकी बात करें तो ये ग्वालियर पर जब आक्रमण किया था, ग्वालियर में इसका अंतिम आक्रमण था। वो ग्वालियर पे आक्रमण करके लौटते समय ये रास्ते में बीमार पड़ा, वहाँ से जीत के लौटा था, रास्ते में बीमार पड़ा और जलाली के समीप 1489 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के बाद सिंपल सी बात है, सिकंदर शाह लोधी शासक बनता है। ये उसका पुत्र था सिकंदर शाह लोधी। पहले एक बात बहलोल लोधी के बारे में और जान लीजिए, ये अपने सरदारों के खड़े रहने पे खड़ा रहता था। इसके सरदार जब तक होता है ना, राजा अंदर आते सरदार खड़े हो जाते हैं, फिर राजा आके बैठ जाते थे, तब सरदार बैठते थे। तो ये तो आप जनरली राज्य महल के कोई सीन देखे होंगे मूवियों में या फिर किसी सीरियल में, तो याद होगा आपको। लेकिन ये जब तक सरदार खड़े रहते थे तब तक ये भी खड़ा रहता था। ये सरदार के बैठने पर ही बैठता था, मतलब सरदारों के साथ बैठता था, तो अच्छी बात थी ये। इसके दरबार में कई हिंदू सरदार रहते थे, ये भी अच्छी बात है। चलिए, ये तो मर चुका है। अब इसके बेटे को देखते हैं, सिकंदर शाह लोधी। ये वाला सिकंदर लोधी के नाम से मशहूर है। 1489 से 1517, काफ़ी लंबा कार्यकाल इसका भी रहा है। सुनिएगा इसके बारे में। ये बहलोल लोधी का पुत्र था और ये सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली की गद्दी पे बैठा। और जानते हो 1504 में इसने क्या किया था? 1504 में इसने आगरा को बसाया था, याद रखिएगा, आगरा को बसाया था। आगरा को किसने बसाया? सिकंदर लोधी ने बसाया था। दूसरी बात, ये राजधानी कहाँ बना दिया? आगरा बना दी। आगरा को बसाया और अपनी राजधानी आगरा ले गया। याद होगा आपको, पहली राजधानी बालबन के समय में चलते हैं गुलाम वंश में। पहली राजधानी लाहौर में थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। फिर इल्तुतमिश उसे लाया दिल्ली में। दिल्ली में बहुत दिन तक राजधानी थी। फिर कुतुबुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक जब आता है, राजधानी महाराष्ट्र के देवगिरी ले जाता है। फिर वहाँ से फिर वापस आके दिल्ली ले आता है राजधानी। अभी
ये जो बहलोल लोदी आया है ये राजधानी पहले आगरा शहर को बसाता है और अपनी राजधानी कहाँ ले जाता है, आगरा। तो अभी राजधानी आगरा जा रही है। क्लियर हो रहा है ना सब चीज़ें। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं इसलिए इसको बता रहा हूँ मैं आपको। इसने भूमि के नाप के लिए गजे सिकंदरी नामक पैमाना चलाया। नाप के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन, गजे सिकंदरी किसने चलाया था, सिकंदर लोदी। भूमि के नाप के लिए एक पैमाना था उसका नाम था गजे सिकंदरी, उससे ज़मीन नापी जाती थी। इसने अनाजों से कर हटा लिया, मतलब कि अनाज से जो खेती करते थे किसान उस पर जो टैक्स लिया जाता था वो टैक्स हटा लिया। भूमि में गड़े खजाने, हमने आपको बताया था कि लूट के धन से भूमि में गड़े खजानों से सुल्तान टैक्स लेता था। तो भूमि में कहीं गड़ा खजाना मिलता था सुल्तान उसमें कोई टैक्स नहीं लेता था। इसने टैक्स कोई नहीं लिया, पहले के सुल्तान लेते थे, ये नहीं लिया। इसने खुम्स में कोई हिस्सा नहीं लिया। खुम्स याद होगा कि कोई सरदार कहीं से लूट के आता था तो उसका ये टैक्स लेता था, मतलब पुराने पुराने सरदार टैक्स लेते थे। ये खुम्स में भी टैक्स नहीं लिया। खुम्स कर क्या था, जब कोई सरदार कहीं पर जाता था आक्रमण करता था वहाँ से लूट के लाता था तो कुछ कर के रूप में अपने राजा को कुछ टैक्स के रूप में देना पड़ता था, तो उसे खोम्स टैक्स बोलते थे। तो इसने वो टैक्स नहीं लिया, मतलब ये सब छोड़ दिया। सोचिए, इसने कई हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनवा दी। इसने ये काम तो बड़ा गलत किया इसने, मतलब बहुत खतरनाक कर दिया। कई हिंदू मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनवा दी। और इसने नगरकोट में एक ज्वाला मंदिर था दिल्ली के आसपास में, उसको तोड़ा, उस मंदिर को तोड़ा, उसके मंदिर की मूर्ति को भी तोड़ा। इतने पे नहीं रुका, उसकी मूर्तियों को तोड़कर कसाईयों में बांट दिया। लो मांस तौलो इससे। बड़ा खतरनाक काम किया था, ये भी काम बहुत खतरनाक किया था इसने। कई मुसलमानों को ताजिया निकालने मतलब मुसलमानों को भी इसने नहीं बख्शा था। कई मुसलमानों को ताजिया निकालने से रोक दिया और मुसलमान स्त्रियों को पीरों संतों के मज़ारों पर जाने से रोक दिया, क्योंकि उस समय भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। पीर संत स्त्रियों को बुला लेते थे, इलाज के नाम पर उनका शोषण करते थे। तो ये सब वो चीज़ें देख रहा था, शायद इसलिए रोका होगा, जो भी हो, लेकिन रोक दिया। अच्छा किया रोक दिया। हालांकि ये बाबा के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। बाबा कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, ये बाबा लोग ठीक नहीं होते। वैज्ञानिक ढंग से इलाज करवाइए आप, वही बेस्ट होता है। ये बाबा कुछ किसी काम का नहीं, बाबा केवल शोषण करना जानते हैं बस। शारीरिक मानसिक आर्थिक जैसा भी कर पाते हैं हर तरीके से करते हैं। पता नहीं कितने बाबा फैले हैं दुनिया में। आइए देखते हैं अगला। यह प्रथम सुल्तान था जिसने आगरा को अपनी राजधानी बनाई, तो याद रहेगा आपको। और ये जानते हैं सिकंदर लोदी जो था, ये जो सिकंदर लोदी जिस बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था, मतलब एक कविताएं लिखता था। और सिकंदर लोदी के नाम से नहीं लिखता था, गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था, क्योंकि राजा था, राजा के नाम से कविताएं नहीं लिखता था। और इसने एक संगीत का एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था लज्जत ए सिकंदर शाही। लज्जत ए सिकंदर शाही के नाम से एक संगीत ग्रंथ लिखा था। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब पूछा जाता है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, याद रखिएगा। इसके कुछ दिन बाद मृत्यु होती है। फिर आते हैं इनके पुत्र इब्राहिम लोदी, ये लास्ट वाले। आइए इनको देखते हैं। आइए देखते हैं इब्राहिम लोदी को। 1517 से 1526 ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाया, क्योंकि बीच में बेचारा मर जाता है लड़ता भाई। उस समय सोचिए, ज़िंदगी दांव पे लगा के लोग लड़ने जाते थे। अभी क्या है, आप पेपर देने जाते हो, सक्सेस नहीं हुआ तो अगला पेपर दे लेंगे, उसमें सक्सेस नहीं हुआ तो अगला पेपर दे लेंगे, मतलब ऑप्शंस होते हैं ना, आप कई बार पेपर दे सकते हो। पहले का पेपर कैसे होता था कि राजा लड़ने गया, सक्सेस हुआ तो हीरे जवाहरात मोती और उस राज्य की महारानियाँ, जितने भी उस राज्य में जो भी है सब आपका हो गया। लेकिन अब क्या है, अगर हार गए तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब कि आप मर गए, हार गए तो मर गए। तो जिंदगी दांव पे लगा कर जाते थे ये लोग। अभी क्या है, अभी तो आप पेपर देने गए, ज़िंदगी दांव पे थोड़ी लगी है। पास हुए तो हुए, नहीं तो नेक्स्ट पेपर देंगे। यहाँ पर ज़िंदगी दांव में नहीं लगी है, तो यहाँ पर सोचो बहुत बड़ा, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा फ़ायदा। तो यहाँ रिस्क ज़िंदगी दांव पे लगा के जाते थे लोग। चलिए शुरू करते हैं। सिकंदर लोदी के मरने के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पे बैठता है। इब्राहिम लोदी गद्दी पे बैठता है और इसने अपने भाई, इसका एक भाई था जलाल खां को जौनपुर का शासक नियुक्त किया। जौनपुर बहुत बार आ रहा है, सोचिए जौनपुर शब्द बहुत बार आ रहा है। जलाल खां को इसने जौनपुर का शासक नियुक्त किया। अभी पहले एक बात बताइए, क्या आपने कभी खतौली के युद्ध के बारे में सुना है? खतौली के युद्ध, थोड़ा सा ईमानदारी से बताइए, खतौली का युद्ध के बारे में सुना है? बताएंगे कहाँ? ऑनलाइन तो क्लास, लाइव क्लास तो चल नहीं रही, तो आप कमेंट कर लें अभी, और बाद में आप करेंगे भी क्या, हम तो उसके बारे में बताने ही चल रहे हैं। तो चलिए सुन लीजिए, अगर आपको पता है ज़रूर बताइएगा। खतौली युद्ध क्या हुआ था कि मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा। इसी के समय में, जिस समय ये दिल्ली में शासन कर रहे थे इब्राहिम साहब, उस समय मेवाड़ में शासक थे राणा सांगा।
राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच एक युद्ध हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी हार गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं हारा, बस हार के लौट आया। इब्राहिम लोदी राणा सांगा से हार गया और यह युद्ध हुआ था 1518 में। जस्ट ये शासक बनने के एक साल बाद 1518 में यह युद्ध होता है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, और इसमें इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। यही युद्ध है खतौली का युद्ध बोला जाता है। जानते हो इसमें क्या हुआ था? इसमें इस युद्ध में राणा सांगा ने अपना बायां हाथ खो दिया था, मतलब उनका हाथ कट गया था, याद होगा आपको। उसके बाद राणा सांगा ने चंदेरी तक जीत लिया था, अपने क्षेत्र में मिला लिया था। अब हुआ क्या कि इब्राहिम लोदी को बहुत लोगों की निगाह में खटक रहा था। तो क्या हुआ कि अब थोड़ी सी कहानी समझिएगा कि मध्य एशिया के समरकंद के क्षेत्र से बाबर नाम का एक आदमी घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत करते हुए भारत आया था। अभी एक थोड़ा सा फैक्ट सुनिएगा कि आज अगर आप कुछ लोगों को अपने साथ बुला लो कि आओ भाई मेरे साथ रहो, ऐसा मतलब भाषण दो कि लोग आपके साथ खड़े हो जाएं और आप बोलो कि मुझे जिताओ, मैं आपको मतलब कि सारी सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आप बोलो लोग आपके साथ खड़े हो जाएं? नहीं हो सकता, क्योंकि आज लोगों के बोलने के तरीके में उतना तेज नहीं है, उतना खिंचाव नहीं है कि लोग खिंचते चले आए। सोचिए बाबर के अंदर कितना रहा होगा। समरकंद से निकला था, ज़्यादा लोग उसके साथ नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे भारत तक पहुँचते पहुँचते उसके पास लगभग 20,000 लोग इकट्ठा हो गए। इतने लोग इकट्ठा कर लिया, सोचो कि आओ मेरे साथ रहो, मैं आक्रमण करके जीतूंगा क्षेत्रों को, उसके बाद पैसा आपस में बांट लेंगे, मैं शासक बनूंगा और आप लोग मेरे साथ काम करिएगा। सोचिए ऐसे कह कह के 20,000 लोग इकट्ठा करना मामूली बात नहीं, लोग घर छोड़ के आपके साथ खड़े हो जाए। ऐसा था बाबर, मतलब जहाँ भी स्पीच देता था ना, लोग उसके स्पीच से इतना मतलब जहाँ भी भाषण देता था लोग इतना प्रभावित हो जाते थे, जो भी कहता था करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो वो घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत कर रहा था और इधर सिंध के प्रांत में रुका हुआ था। तो इस समय इब्राहिम लोदी यहाँ पर दिल्ली में शासन कर रहा था। तो ढेर सारे सरदार, इस समय के ढेर सारे सरदार और इसके चाचा आलम खां नाम याद है, ये इब्राहिम लोदी का चाचा था आलम खां। तो बहुत सारे और सरदार थे और आलम खां ने मिलकर बाबर को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया कि बाबर को आमंत्रित किया कि दिल्ली पर आक्रमण करो, हम आपकी सहायता करेंगे, इब्राहिम लोदी को हरा दो और इधर से जीत के चले जाओ। तो वो सोचे कि बाबर घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है, पैसे के लिए लड़ रहा है, बुला लेते हैं, लड़ेगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा, मार देगा, जीत के वापस चला जाएगा, दिल्ली को कब्जा कर लेंगे, यही सोच के लोग बुला लिए। अब हुआ क्या, बाबर सेना लेके आ गया। अब बाबर जब आया तो बाबर तोप लेकर आया था। तोप खाने का प्रयोग पहली बार अब होने जा रहा है भारत में। तो ये पूछा जाता है किसने किया था? बाबर ने किया था। तोप तोप को जो सजाने की पद्धति थी ना, उसे उस्मानी पद्धति बोलते हैं, बाबर के यहाँ पर थी। दूसरी बात, बाबर एक तुगलमा युद्ध पद्धति, सुने होंगे आप, तुगलमा युद्ध पद्धति प्रयोग करता था। तुगलमा युद्ध पद्धति में क्या होता था, नई पद्धति लेके आया था इब्राहिम लोदी को, इसके बारे में पता ही नहीं था। होता क्या था, जैसे देखिएगा, मान लो ये बाबर की सेना यहाँ खड़ी है, इधर इब्राहिम लोदी की सेना इधर खड़ी है, क्या होगा? अब ये तीर मैंने बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि इसके पास लगभग 1,20,000 सेना के आसपास थे, मतलब 1,00,000 सेना के आसपास थे, इसके पास केवल 20,000 सेना थे। बाबर के पास केवल 20,000 सेना के आसपास थे, इसके पास लाखों की सेना थी। सिंपल सी बात है, दिख तो यही रहा था बाबर हार जाएगा, क्योंकि सेना तो कई गुना ज़्यादा है उधर। अब हुआ क्या, सामने आमने सामने सेना थी। तो बाबर ने क्या किया था, जो तुगलमा युद्ध पद्धति, इस पद्धति में क्या होता था कि कुछ सेना सामने यहाँ पर लगी रहती थी, कुछ सेना इधर कहीं छुपी रहती थी, कुछ सेना इधर कहीं छुपी रहती थी, कुछ सेना पहले से निकल कर इधर पीछे कहीं छुप जाती थी। अब होता क्या था, थोड़ी सी सेना सामने से अटैक करती थी और इसके पास तोप भी था, तोप से भी अटैक हो रहा था। जब सेना अटैक करती थी इधर से, तो इन लोगों को लगता था बस इतनी सेनाएं मारो, आगे निकल चलते हैं। तो ये पूरी जी जान इसी सेना को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। अचानक से इधर से सेना आके अटैक कर देती थी, अचानक से इधर से सेना अटैक कर देती थी, अचानक से इधर से सेना अटैक कर देती थी, सॉरी, इधर से सेना अटैक कर देती थी। अब ये वाली सेना चारों तरफ से घिर जाती थी, इधर लड़ेगी, इधर लड़ेगी, इधर लड़ेगी, इधर लड़े। इसी बीच में ये सेना समझ नहीं पाते थे कैसे लड़ना है और ये सेना हार गई। इसी का फ़ायदा मिल गया बाबर को, तुगलमा युद्ध पद्धति का और तोप खाने के प्रयोग का फ़ायदा मिल गया और बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है। 1526 का जो युद्ध हुआ था हरियाणा के पानीपत में हुआ था, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं, और बाबर यहाँ जीत जाता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, पानीपत के मैदान में हुआ था और पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं इसे। और भयंकर लड़ाई हुई और इसमें इब्राहिम लोदी हार गया, लोदी वंश समाप्त हो गया।
और एक नए वंश की स्थापना हुई। उस वंश का नाम था मुगल वंश। तो यहाँ पर सल्तनत काल कंप्लीट होता है। हालांकि बताना तो अभी बहुत कुछ है। अभी तो इस सल्तनत काल के बाद इस समय ही तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्थापित हुआ था विजयनगर साम्राज्य। याद होगा आपको, हरिहर बुक्का ने स्थापित किया था उसी समय। संगम वंश की भी स्थापना, बहुत सारे अभी वंश बताने हैं। और इसके साथ साथ इस समय कुछ सूफी संप्रदाय भी विकसित हुए थे, सूफियों के बारे में बताना है, उनके द्वारा किताबें क्या लिखी थी वो भी बताना है। इतिहास इतना छोटा नहीं जितना हम लोग सोच लेते हैं, लेकिन अगर एक बार कहानी बना के समझ लेना तो इतना बड़ा भी नहीं जितना हम लोग समझ लेते हैं। बस दिक्कत ये है, हम लोग समझने की बजाय उसे रटने के चक्कर में पड़ जाते हैं। रटने के चक्कर में पड़ते हैं ना, तो रामायण भी आपको कभी नहीं याद होती। याद होगा आपको, पूरा रामायण पूरा महाभारत दिमाग में भरा पड़ा होगा, जबकि विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य हैं और आप उनको याद कर डाले हो ना। सिंपल सी बात है, रटना नहीं है, समझना है। तो यहाँ से हमने पूरा सल्तनत काल कंप्लीट कर दिया है। हमने गुलाम से शुरू किया, लोधी तक आए, और यहीं से एक नए वंश की शुरुआत हो रही है, मुगल वंश। मुगल वंश हालांकि बाद में कंप्लीट करेंगे। पूरा सल्तनत काल कंप्लीट हुआ है। एक दो बार आप शुरू से लेकर लास्ट तक के सभी वीडियो देख डालोगे, पूरा सल्तनत काल एकदम दिमाग में छप जाएगा, और ये कहानी भी साथ में छप जाएगी। हालांकि मैं इन सभी वंशों के वीडियो को जो अलग अलग अपलोड किया है, मैं इन सबको मिलाकर एक वीडियो बनाकर 2-2.5 घंटे का बनेगा, डाल दूंगा। वो एक ही वीडियो में पूरा सल्तनत काल कंप्लीट हो जाएगा, और एक बार आप उसको पूरा ध्यान से सुन लेंगे, फिर सल्तनत काल से क्वेश्चन कभी गड़बड़ नहीं होंगे। अभी तो इनका प्रशासन भी होगा, आपकी किताब में होगा, तो सल्तनत काल का प्रशासन खोल के ज़रूर पढ़िएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। प्रशासन भी मैं करवा दूंगा किसी टाइम, लेकिन अभी तो नहीं। तो अभी आप मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। जो चीज़ ना समझ में आई हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा। लेकिन आपका भी काम है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खूब मन लगा के पढ़िए।